तो आज मैं जिनको मैंने इस पॉडकास्ट में दावत दी है वो मेरे बहुत ज़बरदस्त उस्ताद हैं। डॉक्टर शाहिद कुरैशी इनका नाम है, PhD हैं इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम जर्मनी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने ज़ौक़ बटन हैंड को देख के पर्दा चेहरे से उठा। अब ये इतनी पुरानी उर्दू कहावत है लेकिन ये डायरेक्टली आके मार्केटिंग से रिलेट करती है। तो और बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी। मैं चाहता हूँ कि वो जो आपकी पर्सनल टर्मिनोलॉजीज हैं, ये लोग बस पे चढ़ के ना जी, और वो चने की दाल बेचने से पहले नहारे को थोड़ा थोड़ा चिखाते हैं, थोड़ा सा हाथ पे डालते हैं और उसके बाद उस दाल की तारीफ बयान करते हैं, दाल बड़ी बढ़िया और दाल ऐसी, और फिर कहते हैं जरा सोची पिया हो बंदा गया। हमारे सिस्टम्स बनाए गए हैं ना, IT सिस्टम, ERP सिस्टम्स, वो इंसान को बांधने के लिए बना दिए गए हैं, तो कैदी बन गए। तो 3 चीज़ें हम कहते हैं, इनोवेटिव, ठीक है, प्रोएक्टिव और कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। ठीक है। तो जो उसको दायरा मिला है ना उसको अपने बॉस की तरफ से, उस दायरे में वो कैलकुलेटेड रिस्क ले लेता है और वो अपना समझता है उस काम को, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहें। 6 साल से हमने मुर्गी खरीदी नहीं, ब्रॉयलर मुर्गी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी पानी जो आता है टैंकर में, उसका जो फालतू पानी बाथरूम का, किचन, वुज़ू का बच जाता है, उसी किसी इरिगेशन कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे दारुल कराची पढ़ते हैं और हम बीमार भी नहीं हुए जब से ब्रॉयलर पे गए। तो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप की एक और किस्म है। कोटेशन आपने हमें सिखाया था कि डोंट बाय व्हाट यू गेट ऑन रेंट, डोंट रेंट व्हाट यू कैन बार्टर, डोंट बार्टर व्हाट यू गेट ऑन लोन, एंड डोंट गेट ऑन लोन व्हाट यू कैन गेट फॉर फ्री। और उस प्रिंसिपल को मैंने भी बहुत यूज़ किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप ये हमारे जहनों से जो एक ये कन्फ्यूजन है वो निकाल। मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, तो मुहावरत है ना, बाकी धोरा जी भी कर लेते हैं, पठान भाई भी कर लेते हैं, और जो समझदार बाशऊर आदमी होगा वो कोशिश करें। कोई भी इदारा हो, दीनी हो, दुनियावी हो, मेरे ख्याल में जो उसका जो पोटेंशियल है ना 30-40% से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हो रहा। फलक ने अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, नहीं खबर रस्म बंदा परवरी क्या है। दिस इज इम्पैक्ट कास्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्पैक्ट कास्ट। इसका मकसद ये है कि जो लोग इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं उनसे आपको मिलवाएं, उनके फ्रेमवर्क्स के बारे में आप जानें और आप ये जानें कि एज एन इंडिविजुअल वो लोग किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और आप कैसे सोसाइटी में एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस इम्पैक्ट कास्ट की एपिसोड्स में उमूमन मैं उन्हीं लोगों को इन्वाइट करता हूँ जिनसे मेरा एक ताल्लुक़ होता है, जो या तो मेरे उस्ताद होते हैं, हमने साथ काम किया होता है। तो आज मैं जिनको मैंने इस पॉडकास्ट में दावत दी है वो मेरे बहुत ज़बरदस्त उस्ताद हैं। इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बिल्कुल दुनिया जैसे चल रही है उसके अपोजिट कैसे सोचा जाता है और कैसे काम किया जाता है, वो सारे फ्रेमवर्क्स हमने इनसे सीखे। डॉक्टर शाहिद कुरैशी इनका नाम है, PhD हैं इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम जर्मनी। IBA में बहुत अरसे इन्होंने सर्व किया, फिर गिफ्ट यूनिवर्सिटी में सर्व किया और इनका अपना भी डॉक्टर शाहिद कुरैशी स्कूल है ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप का। तो मैं सर को बहुत ज़्यादा वेलकम और खुशामदीद सर, आप आए, आपने वक्त निकाला। जी अमर साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपको जज़ाए खैर दे। इट्स ऑलवेज बीन गुड टू टॉक टू यू, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वक्त निकाला। आप माशाल्लाह हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और सर की जो ख़ासियत है वो ये है कि सर बहुत ही कल्चर वाले अंदाज में, जो हमारा लोकल कल्चर है उसमें आपको उन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ चीज़ों को समझाते हैं तो फिर चीज़ें समझ में आना आसान हो जाती हैं और चीज़ों के वसी मायने सर ने हमें समझाए। जैसे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो लोगों के जहन में अक्सर आता है कि यार कोई नया बिज़नेस की बात हो रही है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ की बात हो रही है, लेकिन सर ने एक बहुत ही वसी मतलब हमें समझाया एंटरप्रेन्योरशिप का। तो मैं चाहूँगा सर पहले आप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमें बताएं और फिर आप अपना थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी और बैकग्राउंड भी हमें समझाएं। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। ये ज़रा वैसे तो फ्रेंच वर्ड है तो हम ओ से कहते हैं, बोलना चाहिए एंट्रप्रेन्योरशिप। ज़रा मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा 5-6 दफ़ा बोलने से तो हम कुछ टाइम इस पे गुजारते हैं। पंजाबी में ऑंतरा कहते हैं, तो एंट्रप्रेन्योरशिप। तो वैसे तो ये लफ्ज़ फ्रेंच है और ये उसका माखज़ है और ये इट सीम्स के नई चीज़ है, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज़ है। जब से इंसान बने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये फ़ेनोमेना, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सोचने का अंदाज़ है, एक माइंडसेट का नाम है
और इसको जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं वो तो ये हैं कि परसुइंग एन अपॉर्चुनिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपने कोई मौका है उसको फॉलो करना, परसू करना, असबाब हो या ना हो। ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी में पैसा भी है, सोशल भी है, इसमें आपको अच्छा स्कूल खोलना है वो भी शामिल है, इसमें आप अच्छा अस्पताल खोलना चाह रहे हैं वो भी है। इस अपॉर्चुनिटी में आप कहते हैं यार ये पढ़ाने का ये सिस्टम बेहतर कर लेते हैं। एक शादी का इवेंट हो रहा है, इसमें जो खाना पेश करने का अंदाज बदल देते हैं हम, ज़रा इस तरह पेश करते हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो उसमें न्यू वेंचर क्रिएशन भी है, उसमें फैमिली बिजनेसेस भी हैं, उसमें किसी काम को और अनोखे तरीके से करना भी है, सादा तरीके से करना भी है, आसान तरीके से करना भी है, कम खर्च से भी करना है। तो ये इस एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छी पेरेंटिंग को क्रिएटिव तरीके से करना, उसको भी हम पेरेंट इस एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में ले जाते हैं। तो एक ड्राइवर हैं, वो अपनी गाड़ी को मेंटेन रखते हैं, ड्राइविंग के लिए ऐसे टिप्स यूज़ करते हैं, वो खुश अखलाक हैं और क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं और कैलकुलेटेड रिस्क टेकर है। तो ये खूबियाँ कहीं भी इस्तेमाल कर लें तो ये एक तो ये हमारा तो मेरा जो तारुफ आपने पूछा, तारुफ ये है कि सर हम सब तालिब इल्म हैं। हाँ जी, हमारा तारुफ यही है कि अल्लाह ताला ने बताया हम कौन है वैसे, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हम बताएं तुम्हें कैसे बनाया गया। खुलिक मिम्मा इन दाफिक, हाँ जी, हम उछलते हुए पानी थे। आई वाज ए ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वी वर ए ड्रॉप ऑफ वाटर, और वो पानी का ड्रॉप है, बैठा हुआ है, चल रहा है, बातें कर रहा है। तो हम तो ये थे और मुस्तकिल सीखने वाले हैं। और जो डिग्रियां हैं वो भी आई थिंक इस रास्ते की नेमतें भी हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जहमतें भी हैं। नेमतें ये हैं कि बाज़ दफ़ा गलत सीखना भी फ़ायदेमंद हो जाता है, ताकि फिर चोट लगती है तो पता चलता है गलत सीखा था। तो मिक्स है, तो हम सीखते चले जा रहे हैं। और इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रहा, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रहा, फिर MBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रहा, फिर PhD एंटरप्रेन्योरियल साइड पे करने का मौका मिला। तो इस सब में हम किसी की नफ़ी नहीं करेंगे, लेकिन इन चीज़ों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा पैदा की जा सकती थी, और वो हमें एक लिहाज से गिला कह सकते हैं इन स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों से भी है कि हम उसको रवायत से पढ़ते आए, तो काश हम इसको बहुत इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरियल काम कर लेते। तो थोड़ा सा तारुफ अनलर्निंग का तारुफ है कि आई एम एन अनलर्नर एंड आई एम ए लर्नर। तो अब हमें मालूम हुआ तो ज़िंदगी इसी का नाम है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है, और इरादे भी आप पूछ लेंगे। ठीक। सर मुझे बताइएगा कि जो आपका विज़न है इस काम को लेकर, कि माशाल्लाह आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, दैन फिर लम्ब से आपका MBA, फिर आप बाहर चले गए पढ़ने, और इवन आपकी स्कूलिंग भी US से थी, और फिर एकदम से आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, और फिर और अब आप अपने पर्सनल जो आपके ये डॉक्टर शाहिद कुरैशी स्कूल है, इसके ज़रिए जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये ट्रांजिशन भी हमें बता दें कि ट्रांजिशन कैसे हुए, नाउ व्हाट यू वांट टू डू। माशाल्लाह जी, उमर साहब जज़ाकल्लाह। इसमें मैंने लुक बैक तो मुझे लगता है कि हम शायद बचपन से ही ऐसे थे, और अल्लाह ताला ने ना वैसे हर एक को बेचैन ही बनाया हुआ है। अल्लाह सुब्हान ताला जिसको भी पैदा कर देते हैं ना, उसमें अपनी रूह डालते हैं, अपनी इल्म की बूंद टपका देते हैं। अब अल्लाह सुब्हान ताला खुद भी तो क्रिएटिव है ना। अल्लाह पाक एक दफ़ा जो काम कर लें दोबारा तो करते नहीं हैं वो। आज का जो दिन गुजरा ये क़यामत तक नहीं आना, ये जो लम्हे गुजर रहे हैं ना, ये लम्हे कभी नहीं आने। तो अल्लाह ताला ने हमें भी अपना साया बनाया है, अपनी इमेज की एक शक्ल है, हम भी अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी कुदरत की निशानी बना दी है, तो हम भी ऐसे ही बेचैन हैं। वो असल में हमारी इस बेचैनी जो है ना, वो इस असर हाज़र के लोगों से इंडस्ट्रियल सनती इनकलाब के बाद बर्दाश्त नहीं हुई, तो स्टैंडर्डाइजेशन, उन्होंने इंसानों को स्टैंडर्डाइज़ करना शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने। तो मेरी कहानी भी ऐसी कि बचपन से मुझे याद है कि हमारा दिल ही नहीं लगता था कभी। अमेरिका में स्कूल में पढ़ा 1 साल 2-3 साल, उसमें ज़रा था कि क्रिएटिविटी, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करनी और बग़ैर किताबों के घर आना। उसके बाद पाकिस्तान के स्कूलों में, फिर कॉलेज में, फिर इंजीनियरिंग में, फिर MSc इंजीनियरिंग में, इवन PhD में जो भी हम पढ़ते थे वो अपने ऊपर ना ज़बरदस्ती करके, अपने ऊपर मुशक्क़त करके और अपने आप को यानी तकलीफ़ में डालकर। तो वो ऐसी चीज़ें बहुत कम हैं, ऐसे दिन बहुत कम हैं।
इसमें शौक से पढ़ा हो, शौक से काम किया हो। तो चूँकि मेहनत की आदत थी लेकिन मैंने लुक बैक तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद को, अपने नाना अबू को, दादा अबू को या कुछ बड़ों को ऐसा देखा कि वो क्रिएटिव थे। तो वो हमें ना हमें जब पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, वो क्रिएटिविटी का बटन ऑफ करना पड़ता था। हम रट्टा लगा रहे हैं, जब वापस आते थे अब्बू को एडवेंचर करते हुए देखते थे, उधर आते थे। तो चूँकि अम्मियों को भी मसला था उस ज़माने में, अभी भी है, हर अम्मी अब्बू ये चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये अब तो कम हो गया। तो वो उस चक्कर में वो वालदा इन पर्टिकुलर वो चाहती थी कि नंबर, ग्रेड्स, मेमोराइजेशन। तो हम टू पर्सनालिटीज़ के साथ बड़े हुए और फिर वो जो पढ़ने वाली, नंबर वाली शख्सियत जो है ना वो गालिब आती चली गई। तो हमारी शरारतें, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर, तो स्विमिंग करना, मुख्तलिफ ज़बानें सीखना, सब्ज़ी मंडी जाकर चीज़ें ख़रीद लेना, छोटे ये कम होते चले गए। तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आते हैं। तो वो इंजीनियरिंग भी कर ली। तो जब हम जॉब में गए तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हमारा काम तो सिर्फ साइन करना है और वो प्लांट चल रहा है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नीचे वाले लोग करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इंजीनियर्स का काम मिनिमल था। तो फिर वहाँ से चूँकि पढ़ने का शौक़ था तो एमएससी इंजीनियरिंग में चले गए। तो एमएससी इंजीनियरिंग भी उसी रूटीन से थोड़ा सा फ़र्क आया, तनव्वु था, गोरे थे, जर्मन्स, ब्रिटिश ऐसे लोग पढ़ाने वाले थे, स्टाइल थोड़ा सा बदल गया। लेकिन हमने नोट किया कि वो ओवरऑल वही शख्सियत थी कि हमने जॉब करनी है, हमने रूटीन का काम करना है। और इसी तरह काम करते करते अपनी जॉब जो मेरी पहली कैपको में आई वहाँ पर चेंजेस शुरू हुई। वहाँ पर हमने देखा उमर साहब के जो हमारे साथ जो बड़े थे, सीनियर्स जो ब्रिटिशर्स थे, वो मशवरा करते थे, वो लोगों को अप्रिशिएट करते थे, लोगों को इम्पोर्टेंट समझते थे। तो इस चीज़ से हमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि लोग भी इम्पोर्टेंट हैं। यानी हमारे वापडा में मुझे याद है कि हमारे जो मिलने आता था, वो हम किसी बड़े को जाते थे, वो बैठा रहता था, हम खड़े रहते थे। तो वो जो कल्चर था ना हायरार्की का, वो उसको ब्रिटिशर्स ने काफ़ी मिनिमाइज़ किया और उसके नतीजे में वो बहुत बड़ी लर्निंग हुई मेरे लिए। तो 5 साल में वहाँ रहा, तो वहाँ से एक डिफरेंट शायद उभरना शुरू हुआ कि लोगों से मोहब्बत बात की जाए, लोगों से मशवरा किया जाए, लोगों को रिस्पेक्टफुली नाम से बुलाया जाए। आपने जूनियर टेक्नीशियन को वो कहकर नहीं बुलाना, साहब कह दिया जाए। तो ये एक चेंज आई और इस चेंज में हमारा दावत व तबलीग से का भी ताल्लुक़ है कि वो भी तबलीग में जाने का मौका मिला, तो वहाँ भी पता चला कि इंसान इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंटरेस्टिंग चेंज ये थी कि दीन से भी हमें ये पता चल रहा था और ब्रिटिशर्स से भी। तो हम बड़े हैरान हुए कि यार कमाल है। लेकिन ये मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दैट वाज मिसिंग। तो वहाँ से फिर हमें ये ख्याल हुआ कि MBA कर लेते हैं ताकि मैनेजमेंट सीख लेंगे। तो ये जो काम है तो असल में मैनेजमेंट है और हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर मैनेजमेंट होती है, बंदों को, रिसोर्स को। तो उस चीज़ ने लम्स में ले गया। तो लम्स के अंदर भी हमारा ये खुशफहमी थी कि मैनेजमेंट सीखेंगे और कुछ सीखी भी। लेकिन वहाँ पर हमें पता चला कि मैनेजमेंट का जो मतलब है वो जारगन्स हैं, खूबसूरत अल्फाज हैं, बड़ी सोच है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, यानी चीज़ों को क्वांटिफाई करके बड़े पैमाने पर मुश्किल और प्रेजेंटेबल बना के पेश करना। तो हम तो यहाँ पर भी मुझे याद है कि वो फिर वही प्रॉब्लम आया कि पढ़ने में वो दिलचस्पी पैदा करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता था। लेकिन इशफाक अहमद साहब तो ये कहते हैं ना कि उस्ताद मोहतरम का काम क्या है? उस्ताद का काम यह है कि उस सब्जेक्ट का शौक़ पैदा कर दे। एंड हार्वर्ड के हमारे उस्ताद हैं टॉम डेलॉन्ग, वो कहते हैं नेवर टेल योर स्टूडेंट्स आई नो मोर देन यू, टेल देम आई लव माई सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों आओ मिलकर पढ़ेंगे, हम मिलकर पढ़ते हैं। तो ये चीज़ मतलब पूरे कैरियर में मिसिंग है एक्चुअली। तो वो हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो उनको दिलचस्पी पैदा करने के लिए ना एफर्ट करना पड़ रहा है। तो ये मेरी कहानी है कि वो मैं रिज़ाइन करके भी आ गया और बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई थी। लेकिन ये हमें वो तशनगी उस सेंस में नहीं मिली कि मेरा शौक़ मुझे बाय फोर्स मुझे पढ़ना पड़ा। और कुछ चीज़ों का थोड़ा सा शौक़ हुआ भी, बीच में चंद एक टीचर्स ऐसे इंटरेस्टिंग आए और फिर यहाँ से मेरा जो सफ़र है वो इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ता हुआ एक यूनिवर्सिटी की फाउंडिंग से शुरू होता हुआ जर्मनी में मेरी PhD जो थी। तो वो जो डार साहब से जो हमारी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाते हैं
जहाँ पर मेरी तरह के लोग हों, तो वो ट्रिगर हो गई चीज़ें। और डार साहब कौन है? डार साहब जो हैं एक गिफ्ट यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। ठीक है। तो वो 2004 में उनसे मुलाकात हुई थी लम्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे बिजनेसेस हैं, हम एक और बिज़नेस करना चाहते हैं और हम एजुकेशन में आना चाहते हैं, लेकिन हम जो भी काम करते हैं ना ज़रा इनोवेटिव करते हैं, हम रूटीन वाला काम करते नहीं हैं। तो हम यूनिवर्सिटी में तो बहुत हैं, हम ऐसा काम करेंगे जो, तो उनका खुलासा ये है कि यार मेरी तरह के बंदे कैसे बनेंगे, मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं लम्स IBA फास्ट के बंदों को हायर कर लेता हूँ। तो ऐसा काम क्या हो सकता है, तो ऐसी पढ़ाई कैसे होगी। अब वो चूँकि मैं मुख्तलिफ मराहल देख चुका था तो इट ट्रिगर्ड मी, और मैंने कहा यार मैं किसी बड़ी कंपनी के लिए जाकर काम करूँ मैनेजर, तो कितना मज़ा आएगा। और मतलब मैं काम कर भी चुका हूँ कैप्को में, तो वाई डोंट वी डू एन एक्सपेरिमेंट। वो 4-5 महीने सोचा, फिर हम उनको ज्वाइन कर गए। तो वहाँ से ना जी वो मेरी जो चीज़ें छुपी हुई थी ना वो बाहर निकलनी शुरू हुई। तो मुझे फिर वो तेज़ी से रिकवर हुई कि मेरे अब्बू ने तो ऐसा किया था, वो एडवेंचरस थे, मेरे दादा अबू भी ऐसे थे, और तबलीग में भी हम जाते हैं वो भी यही सिखाते हैं, सादगी, आज़ी, इंकिसारी, मोहब्बत, मशवरा, हाँ जी, लीन, एजाइल, हाँ जी, इफेक्चुएशन का हम तज़किरा करेंगे। तो सारी इधर हैं यार। तो ये तो अभी अल्फाज नहीं मिले थे, तो वहाँ से फिर गिफ्ट में रहा 2 साल, और फिर वहाँ से इस शौक़ ने कि यार इसको सीखते हैं मज़ीद, जर्मनी जाने का मौका मिल गया। तो वहाँ से फिर एंटरप्रेन्योरशिप, तो जर्मनी भी अच्छी जगह है, लेकिन वंस अगेन यूनिवर्सिटीज़ में पूरी दुनिया में एक मसला है कि वो पुराने रवायत से चल रहे हैं। तो अल्लाह ने करम किया कि 1-2 अच्छे लोग मिल गए, और वहाँ से फिर आज़ादी मिल गई। तो जर्मनी की PhD आज़ादी वाली होती है, अपनी खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ें, खुद काम करें, इट्स योर प्रॉब्लम। तो उस आज़ादी के अंदर जब जगह मिली, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला अमेरिका में और कनाडा में, जहाँ से फिर हमें वो अल्फाज मिल गए जो हम पहले से करते आ रहे थे वो, लेकिन जिससे करते हुए हमें इजाज़त नहीं थी, जिसको इंकरेज नहीं किया जा रहा था, उसके अल्फाज मिल गए, लैंग्वेज मिल गई। तो ये जो मुख्तसर सी कहानी है, माज़रत लंबी हो गई, तो वो जो कहानी है वो बेसिकली आपकी भी कहानी है। वो ये हर जिंदा इंसान ऐसे ही है, वो क्रिएटिव है, वो इनोवेटिव है, अगर वो जिंदा है। हाँ जी, अगर वो जिंदा है, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है, तने बेरूह से बेजार है हक। तो ये मुख्तसर सी कहानी है। मैं समझता हूँ हर बच्चे की अल्लाह ताला ने ऐसी कहानी बनाई है, डिस्कवर करना, क्रिएटिव होना, एक्सपेरिमेंट करना। हाँ जी, जो नहीं कर रहा वो तो फौत हो चुका है। सही। तो ये तो आपकी ट्रांजिशन की स्टोरी हो गई। नाउ इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं थ्रू योर जो आपका प्रोजेक्ट है? इसमें सब ये भी आई थिंक इसमें ना वालिदैन का रोल बहुत है, दादा दादी का, नाना नानी का। और वंस अगेन मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरा जो टाइम तबलीग के साथ गुज़रा, उसने ना हमें ये चीज़ ऑफ़र की कि सोच पैदा की कि हम कैसे नोबिलिटी। ठीक है। तो मुझे याद है कि मैं लम्स में MBA कर रहा था, तो हमारे मामू मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर निकले, तो वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त से तारुफ़ कराया कि ये देखें 37 साल की उम्र में MBA कर रहा है। तो उन्होंने कहा आप क्यों कर रहे हैं? तो मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा जी हमने कौम की खिदमत करनी। तो मैं फिर बाद में सोचना कि यार ये तो हमने ज़रा बच्चों वाली एक बात कर दी, लेकिन वो बच्चों वाली बात नहीं थी। वो लगता है कि हमारी अम्मी और ऐसी नज़में और ऐसी वालिद को देखता था, और हम जब दावत के काम में निकलते थे तो उम्मत पना, उम्मत का गम, तो ये अल्फाज का मुंह पर आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, टीचर्स हैं, अपने बच्चों से ये कहलवाएँ, यानी इरादे करवाएँ कि हम इंसानों की खिदमत करनी है, उम्मत का गम खाना है। तो वो ये तो वहाँ से फिर जो है मैं तो वो उस चीज़ ने हमें ना एक नोबेलिटी दी, एक फाइटिंग स्पिरिट दी, और उस फाइटिंग स्पिरिट से अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मदद भी मिलती रही। और मैं तो इसका आगाज़ ये हुआ कि IBA कराची में मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर हमें फ़ोन आया, कायम अली शाह साहब की बेटी नाहिद शाह साहिबा, उनका फ़ोन आया कि आप ऐसे लोगों को जो सिंध के हैं और जो कराची के हैं और जो पढ़ चुके हैं, लेकिन वो दे आर नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब, और अपने आमदनी नहीं है उनको कैसे आप डील करेंगे? आप IBA कराची में तो
उन लोगों को लेते हैं जो ए लेवल में अच्छे नंबर हैं और एडमिशन टेस्ट में हैं और पैसे भी इनके पास काफ़ी हैं। तो उन अमीरों को तो आप अमीर बना रहे हैं, गरीबों को कौन देखेगा। तो वो सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की डायरेक्टर जनरल थी, तो बहुत डिफरेंट खातून थी और बहुत दर्दमंद थी, और उन्होंने हमसे बात की, हमसे ये सवाल पेश किया। हमने उनको ये तजवीज़ पेश की कि आप इनके लिए कोर्स हम ऑफ़र कर देते हैं 4 महीने का, सैटरडे संडेज़ को दिन के औकात भी होगा। तो वो कोर्स के लिए सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने फंडिंग दे दी 120 लोगों को। तो वहाँ से ना जो मेरी वो जो ख्वाबों की ताबीर थी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो 4 साल 10 साल 16 साल के बाद भी एक आदमी को मांगने वाला बनाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 महीने के अंदर ही वो लोग डिफरेंट हो गए। डिफरेंट होने की क्या वजह थी? उनसे मोहब्बत की जा रही थी, इनको नेम प्लेट्स दी जा रही थी, कोर्स पैक था, खाना खाया जा रहा था, उनसे पंजाबी उर्दू सिंधी इंग्लिश मिक्स करके बातें की जा रही थी, IB कराची के प्लेटफॉर्म पे बात की जा रही थी। उनको सेल्फ एफिकेसी, उनकी खुद ही उनको इम्पोर्टेंस मिल रही थी, और उन लोगों को छोटे कामों पर आमादा किया जा रहा था। और इफेक्चुएशन थ्योरी जिससे मैं मुतारफ़ हुआ था और जो पता चला था ये तो हमारी अपनी है कि जो आपके पास है उससे शुरू हो जाएं, जो आपके पास है उससे काम कर लें। तो वो चंद महीनों में ही लोगों ने 5-10 बहुत मिलियनियर नहीं बने, अपने इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आने लगी। तो वो एक मेजर चेंज थी, और उसमें ना फिर वो मेरा रोल गिफ्ट का जो 2 साल का स्टे है उसने भी रोल प्ले किया। तो अब सब तालिब इल्म है, यानी ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इस रूट के ज़रिए मेरी सिखा रहे थे, और लम्ब से भी हमने सीखा, फिर अनलर्न भी करना पड़ा, तो वो भी ज़रूरी था अनलर्न करना। तो वो जो 120 लोगों को जिनको उस प्रोसेस से गुज़रे उनसे हमारा ताल्लुक़ कायम हुआ। दे स्टार्टेड फीलिंग इम्पॉर्टेंट, और वहाँ से फिर जब ये उसकी फंडिंग ख़त्म हो गई तो फिर हमने कहा कि यार अब क्या करें। फिर हमने कहा कि यार अगर मैं इस प्रोग्राम को खुद नहीं भेज सकता तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि यार हम ऐसे करते हैं कि पहले तो 120 लोग बगैर पैसे के आए थे, तो हमने कहा यार हम IBA तो लाखों रुपया लेता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख आजकल लाखों में है, तो हम इस तरह करते हैं इसकी कीमत 15-20 हज़ार रख देते, और वीकेंड्स पे जो आएगा तो वो हमने सेल करना पड़ा। और हमें क्योंकि IBA से एक आम आदमी को इसका इल्म नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते करते PhD लोग हमारे साथ कुछ और लोग तैयार हो गए, तो वो हमने वो एंटरप्रेन्योरशिप खुद अप्लाई की। तो वहाँ से फिर आगाज़ हुआ, और ये हमें उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशनल पावर मालूम हुई कि यार इतनी चेंज आ सकती है 3 महीनों में, 4 महीनों में, 5 महीनों में। उसके सोचने का अंदाज़, क़ुव्वत फ़िक्र, अमल, इखलाक, और वो एक डिफरेंट आदमी बन सकता है अगर उससे मोहब्बत हमदर्दी उसको सही रुख मिल जाए। तो वो बुनियाद बनी, और उस बुनियाद के बाद फिर मुझे याद है कि हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स थे IBA के, तो और उन्होंने कहा कि आपका एक्चुअली विज़न क्या है। मैंने कहा सर इसका विज़न हमारा ना बड़ा होता जा रहा है, और उस ज़माने में सलमान अहमद साहब से भी माशाल्लाह उनका भी हिस्सा है, उन्होंने भी हमें सोचना सिखाया कि भाई उम्मत का गम करो और बड़े पैमाने पे करो। तो वो ना मेरे मुंह से उस दिन ये फिर निकल गया कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो 200-250 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इनके जो टीचर्स हैं ना, VCs डीन्स टीचर्स हैं, उनको ये आगाही दी जाए और फिर स्कूलों कॉलेजों तक पहुंचा जाए। तो वो जो ये जो अल्फाज निकले हैं, ये उन्होंने कहा कि देन जस्ट डू इट। डॉक्टर साहब व्हाई आर यू वेटिंग, जस्ट डू इट। अच्छा मज़े की बात है कि हमने पैसे भी नहीं मांगे, ना हमने उनसे पैसे मांगे। तो ये इफेक्चुएशन की पावर है कि हमने उनका कर, उन्होंने भी नहीं कहा कि पैसे हम देंगे, और ना मैंने कहा कि मुझे पैसे देंगे। और फिर वो जो सफ़र शुरू हुआ है 12 साल का, उस सफ़र में हम हज़ारों, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लोगों तक पहुँचे हैं, बिल वास्ता लाखों तक, और वो बगैर पैसे के पहुँचे हैं। उसमें ट्रैवलिंग भी हुई, पेशावर, बलूचिस्तान, मालकंड, कश्मीर, पंजाब, यानी पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी IBA के पैसे खर्च नहीं हुए, पैसे अरेंज होते गए, रिसोर्सेज फॉलो करते रहे, और अपनी दुनिया यहाँ बनती गई। तो हमारा विज़न ये है कि अल्लाह ताला करे ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के, इस्लामी मुल्कों के और बाकी दुनिया के भी वो बदल जाएँ, और अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है इसके मुस्ताक बन जाए। सर, तो जो वुसअत है एंटरप्रेन्योरशिप के लफ्ज़ में, जैसे अभी आपने बताया कि ये पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे उससे एक बात जो समझ में आई आपके साथ रह के
कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट रिलेटेड टू जस्ट मेकिंग मनी और डूइंग अ बिजनेस। यानी क्या एक मुलाजिम भी अपनी जॉब पे रहते हुए उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए क्या उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या वो अपनी जॉब के अंदर रहते हुए भी इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकता है? जी वार साहब जज़ाकल्लाह। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है ना जी, वो हर जगह अप्लाई हो सकता है। अब अल्लाह ताला ने दुनिया ऐसे बनाई है कि वो ना ये एंटरप्रेन्योरशिप की मुख्तलिफ कई शक्लें हैं। अब हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही शक्ल का हो, तनव्वु बहुत ज़्यादा है। और उसमें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है इस ज़माने में, वो कह रहे हैं कि इट्स अ माइंडसेट, और उस माइंडसेट का इजहार कहीं भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है, वो अगर अपने काम को ईमानदारी से, खुश अखलूबी से और जिद्दत से, तो 3 चीज़ें हम कहते हैं, इनोवेटिव, ठीक है, प्रोएक्टिव और कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। ठीक है। तो जो उसको दायरा मिला है ना उसको अपने बॉस की तरफ से, उस दायरे में वो कैलकुलेटेड रिस्क ले लेता है और वो अपना समझता है उस काम को, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। सही। तो अगर वो मालिक भी उसको ये समझा दे कि बेटा ये आपका दायरा है, सही है, तो अक्सर हम समझा नहीं पाते, तो वो हर चीज़ पूछता है। जब वो हर चीज़ पूछता है तो डिले होते हैं, तो वो मालिक को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। तो ये 3 खूबियाँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक ड्राइवर हैं, वो जब उन्होंने ये ऐसे सेशंस लिए तो उनका लिबास बेहतर हो गया, उनकी गुफ्तगू बेहतर हो गई, उनकी गाड़ी में पानी की बोतल रखनी शुरू हो गई, अखबार रखना शुरू हो गया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद उनको ख्याल आया कि आमदनी में इजाफा चाहिए, तो चलो मेरे पास सैटरडे संडे अवेलेबल है, तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड बना लिया और कहा कि जो मेरी अपनी गाड़ी ठीक कराना चाहता हो मुझसे रब्ता कर ले, जिसने घर को पेंट कराना हो मुझसे रब्ता कर ले। तो वो जॉब भी कर रहा है और वो फालतू वक्त में कुछ एक्स्ट्रा इनकम का भी ज़रिया बन गया। तो अब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वो लाजमी जॉब छोड़े, वो भी कंफर्टेबल लिविंग है, घर मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, और आप अपने मीन्स में रह लें। तो ये वैरायटी है, बहुत सारी उलमाए कराम है माशाल्लाह, बहुत सारे उलमाए कराम है। या कराची में घर में जाने का मौका मिला, छत के ऊपर उन्होंने किचन गार्डनिंग की हुई है, मुर्गियाँ 30-40 रखी हुई हैं, बकरों की जगह है, मछली फार्म की जगह है, किचन गार्डनिंग है, सोलर है, और वहाँ पर फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक बनाने का। तो वो कहते हैं कि हम 1 घंटा देते हैं, 6 साल से हमने मुर्गी ख़रीदी नहीं, ब्रॉयलर मुर्गी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी पानी जो आता है टैंकर में, उसका जो फालतू पानी बाथरूम का, किचन वज़ू का बच जाता है, उसी किसी इरीगेशन कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे दारुल कराची पढ़ते हैं और हम बीमार भी नहीं हुए जब से ब्रॉयलर पे गए। तो एंटरप्रेन्योरशिप की, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप की एक और किस्म है। तो ये जितनी शक्लें हैं, जॉब की हों या कारोबार की हों या इल्म की लाइन से हों, ये तो क्रिएटिविटी ये इसमें ऐड करते चले जाएं, तो एंटरप्रेन्योरशिप उसको कहते चले। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो लफ्ज़ है इफेक्चुएशन, जिसको हम कहेंगे, पाकिस्तान में तो उसके इंट्रोड्यूस करवाने वाले आप ही हैं, और मैंने बहुत दफ़ा बहुत लर्नड लोगों से भी जब ये लफ्ज़ शेयर किया तो उनको भी इसका अंदाज़ा नहीं था। फिर हमने सर्च करके उन्हें बताना शुरू किया। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप स्पेसिफ़िकली हमें थोड़ा सा ये लफ्ज़ समझा दें और इसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा, ताकि आम बंदा उससे रिलेट कर सके कि यार ये तो आसान सी चीज़ है। माशाल्लाह, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। इफेक्चुएशन असल में कॉजेशन का उल्टा है, ये 2 मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो कॉजेशन का मतलब ये होता है कि ये उस कॉजेशन से डिफरेंट है, कॉजल इफ़ेक्ट है। तो ये इस्तिलाहें हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। कॉजेशन का मतलब ये है कि आप बड़ा गोल बनाएं, बड़ा बिग गोल के साथ फिर आप उसके लिए जो रिसोर्सेज और असबाब चाहिए उनकी फ़हरिस्त बनाएं, और उन असबाब की फ़हरिस्त बनाने के बाद उनके लिए जो पैसे चाहिए इकट्ठा करें और फिर काम शुरू करें। तो ये एक तरीका है, गोल से शुरू होता है, विजन से शुरू होता है, फिर असबाब की फ़हरिस्त है, उस असबाब की फ़हरिस्त के ऊपर पैसे इकट्ठे करने, रिसोर्सेज, और फिर क़ुव्वत अमल पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू कर देनी। तो ये बुरा नहीं है, गुनाह नहीं है, और ये किया जा सकता है। लेकिन यह है कि अमूमी तौर पर एक इंडिविजुअल की सतह पर या छोटी सतह पर या अब बड़ी जगहों पर भी ये सामने आना शुरू हुआ है कि ये इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। ये एक तरीका है, ये किया जा सकता है, और ये इंडिविजुअल सतह पर अगर आप काम करेंगे तो उसके कामयाबी के इम्कानात 5-10% से ज़्यादा नहीं है कॉजल से। और एसएमई में और इवन बड़ी सतह पर भी अगर आप ये करेंगे तो वो आप ना बहुत हैवी खर्चा कर लेंगे वो काम करने के लिए।
तो इसी को इफेक्चुएशन का मतलब है कि क्रिएट ए स्मॉल इफेक्ट विद वट एवर यू हैव। वो कहते हैं कि आप बहुत बड़ा गोल ना बनाएं, बहुत बड़ा गोल ना बनाएं, ख्वाब हो सकता है, उसको आर्टिकुलेशन ना करें ज़्यादा, और उसमें आप ये करें कि उस छोटा गोल जो 6 महीने में, अगले साल में जिस तक आपकी, उस गोल को सामने रखते हुए ये देखें कि आपके पास है क्या, हु यू आर, व्हाट यू नो एंड हुम यू नो। आप कौन हैं, आपको आता क्या है, आपका शौक़ क्या है, जुनून क्या है, आपके जानने वाले ससुराल, ददियाल, ननियाल, दोस्त, हल्का अहबाब क्या है। तो इसी बर्ड इन हैंड में ही आपको उस छोटे गोल के लिए असबाब नज़र आने शुरू हो जाएंगे, और जब उस असबाब को देखते हुए आप कुछ स्टेप्स उठाएं, कुछ लोगों से मुलाकातें करें, लोगों से इंटरेक्शन करें, उस इंटरेक्शन में, मिलने में, बात करने में, मशवरा करने में, गौर करने में, रिफ्लेक्ट करने में, ऑब्जर्व करने में, दुआ करने में, ये इंटरेक्शन इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। कौन लोग मिलेंगे? मुआवन मिलेंगे, मशवरा देने वाले मिलेंगे, रहनुमा मिलेंगे, हाथ देने वाले, हाथ पकड़ने वाले मिल जाएंगे। तो वो हर हाथ मिलने वाला जो मिलेगा वो अपना बर्डन हैंड साथ ले आएगा, वो अपनी चीज़ें ले, तो आपको बर्डन हैंड मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, आपकी वसत। तो आप जो इतना गोल था ना, तो थोड़े अरसे बाद आप उससे बड़े गोल के लिए अहलियत पैदा कर चुके होंगे। सही है। तो इस प्रोसेस में लोग मिलते जाएंगे, सफ़र में आपकी अपनी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो बर्डन हैंड इजाफा होगा, और जो हर स्टेप के ऊपर जब इजाफा होगा तो सरप्राइजेस मिलेंगे। तो उन सरप्राइजेस को आपने गौर करना है कि इसमें कोई पैगाम तो नहीं मेरे लिए, तो उसको लेमोनेड प्रिंसिपल कहते हैं। तो वो सरप्राइजेस जहाँ किसी वजह से आ रहे हैं, कोई गलती हो रही है, कोई अल्लाह ताला की चाहत नहीं है ऐसी, कोई मैक्रो इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सोचता है आदमी, फिर सोचता है। तो लेमोनेड प्रिंसिपल, सोचने, तगय्युर, तफक्कुर, तदब्बर, तो उस बेचैनी और इस्तराब में जब आदमी होता है ना, तो फिर सोल्यूशन निकलता है। ठीक है। तो उसमें फिर तो लेमोनेड प्रिंसिपल आ गया। तो उसके बाद फिर हमें ज़िंदगी में मुआवन भी मिल गए, और हम ये कहते हैं कि भाई एक और प्रिंसिपल ये है कि आपने जब भी पाँव कदम उठाना है, चादर देकर पाँव फैलाना है, अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल। तो आपने, फॉर एग्जांपल मैं अकेला हूँ तो मेरे पास 10 लाख हैं, तो 10% का रिस्क ले लूँ, लेकिन आप मेरे साथ शामिल हो गए, आपके पास 20 हैं, तो 20 और 10 30, तो मेरा 10% और आपका 10%, तो 10 और 15 25 हो गए। अब मेरी छलांग लगाने की अहलियत भी बढ़ गई। तो अभी छोटी छोटी चीज़ें, तो जब इस तरह हम करते चले जाते हैं, तो वो छोटी सी चीज़ 500 रुपया इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, छोटी सी हलीम की देग इंपॉर्टेंट बन जाती है, छोटा सा किसी की मशीन, सिलाई मशीन इंपॉर्टेंट बन जाती है, और दफ्तर में पड़ा हुआ लेबॉर्ट्री का एक इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप उनसे उधार मांग लेते हैं। तो इफेक्चुएशन की खूबी ये है कि आपके अंदर ही छुपी हुई चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देती है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं करवाती। जो नुकसान होगा वो लर्निंग बन जाएगी, और वो नुकसान इतना 10% के अंदर आपने ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वो फील नहीं होता, वो लर्निंग बन जाती है, और वो उतना नुकसान, उतनी लर्निंग ज़रूरी होती है। तो इसलिए फिर ये इफेक्चुएशन थ्योरी एक नई चीज़ नहीं है, ये जब हम गौर करते हैं तो ये हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे सहाबा कराम, ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और मोमेंट जो है उसकी ज़्यादा अफोर्डेबल लॉस बहुत बढ़ जाता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो फिर हम आखिर में बात कर लेते हैं। सही। तो इसका मतलब इफेक्चुएशन में एक है बर्ड इन हैंड, यानी मेरे पास जो चीज़ें हैं, सलाहियतें हैं, मेरे नेटवर्क्स हैं, वो मैंने इस्तेमाल करना है। अफोर्डेबल लॉस देखना है कि मैं कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, और कोई मुश्किल आ जाए तो यानी व्हेन लाइफ गिव्स यू अ लेमन मेक अ लेमनेड। तो सरप्राइजेस आएंगे तो उन सरप्राइजेस में तलाश करें इम्कान, यानी वो मुमकिनात की दुनिया तलाश करे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक प्रिंसिपल आपने हमें पढ़ाया था, वो क्विल्ट प्रिंसिपल, क्रेजी क्विल्ट, ताउन करना, आपके साथ ही मुआवन मिलते चाहिए। जैसे वो सिंधी में, सिंध में जैसे एक वो गुदड़ी कहते हैं, रल्ली कहते हैं, वो जो एक चादर, बलोची में रिल्ली कहते हैं, यहाँ पर रल्ली। और ये 4 प्रिंसिपल्स हैं इसमें। हाँ जी, 5वां प्रिंसिपल पायलट इन द प्लेन है। पायलट इन द प्लेन ये कहते हैं कि जब आपने चारों चीजें हो गई तो शुरू कर दें यार, मतलब एनालिसिस पैरालिसिस ना हो। एग्जैक्टली, वो कहते हैं जरा आप एक्शन में आ जाए। ठीक है, सही। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ें आपने हमें बताई।
अच्छा, मुझे आपकी एक बात याद आई जो आपने हमें IBA में जब हम ये कोर्स कर रहे थे आपने बताया था कि जो अफोर्डेबल लॉस है, हमें उमूमन बाहर से देख के लगता है कि फला बिजनेसमैन बहुत रिस्क ले रहा है, लेकिन उसका अफोर्डेबल लॉस बड़ा होता है। जैसे मियां मंशा साहब का अफोर्डेबल लॉस उमैर मलिक के अफोर्डेबल लॉस से बहुत बड़ा है। हो सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उमैर मलिक ज्यादा रिस्क ले रहा हो। जी, हाँ, एग्जैक्टली। क्यों, लेकिन चूंकि उनके पास अफोर्डेबल लॉस ज़्यादा है, तो इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा आवाम को समझाएं, आप समझाएं हम लोगों को कि लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। ये एक माइंडसेट चल रहा है ना कि बहुत बड़ा रिस्क ही लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आई थिंक इस गलतफहमी ने ना बहुत परेशान किया हुआ है और उसने हमारे से कुव्वत अमल छीन ली है। सही। इस सोच ने मुझसे कुव्वत अमल छीन ली है और मैं कहता हूँ कि यार मैं तो मेमन होता, चन्यूटी होता, दोहरा जी से होता तो हम काम करते, ये इन्हीं के बस की बात है जी। तो ये गलत सोच है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें क्रिएटिव बनाया है, इनोवेटिव बनाया है, हमें शानदार बनाया है। और तो इसके लिए हम मिसाल देते हैं कि एक आदमी एक स्टेप से कदम छलांग लगाता है तो एक चींटी खड़ी हुई है, तो चींटी तो उस कदम से वो तो डरेगी कि यार इतनी बड़ी छलांग लगा रहे हो मेरे साथ। तो हम कहते हैं कि चींटी का ये देखना गलत है। चींटी उसे क्यों कंपेयर कर रही है, वो तो उमैर साहब है ना, वो तो 5-6 फुट के हैं, तो वो उनके लिए एक स्टेप लगाना जो है वो तो कैलकुलेटेड है। तो इसी तरह हम मियां मंशा से कंपेयर नहीं करेंगे। मियां मंशा साहब के पास अगर $500 मिलियन हैं तो वो अगर $10 मिलियन का प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरा उनके दूसरे दोस्त भी हैं और फिर एक और दोस्त भी हैं और एक फाइनेंसर भी हैं और लोग तो भी जानते हैं और 10 उन्होंने 15 बंदों से $1 मिलियन इकट्ठे करके 300 का कर लिया है, तो उन्होंने तो अपने 500 में से 15-20 खर्च किए हुए हैं ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उनको मत देखें, आपके पास जितना टाइम है, जितना पैसा है, जितनी जान है, उसको देखते हुए हमारे MBA के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो सर 6 घंटे हैं और मैं मेहनत कर सकता हूँ और मेरे पास 2 लाख रुपया फालतू हैं 20 लाख में से। तो मैंने कहा बिल्कुल आप करें। तो वीकेंड के ऊपर उन्होंने टूरिज्म का काम शुरू किया, तो उन 5 घंटों के अंदर जो वो कर सकते हैं वो किया और चंद सालों के बाद उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बिजनेस हैं, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा हर बेटा बेटी, हर इंसान वो अपना अफोर्डेबल लॉस देखे। अगर वो टीचर है तो वो देखे, अगर मैथ बहुत अच्छा है तो वो ऑनलाइन मैथ को फ्री पढ़ाना शुरू कर दे और जब वो सर्विस देगा तो उसके बाद थोड़ा चार्ज करना शुरू कर दे। अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ऑनलाइन एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जगह फिक्स कॉस्ट। देखना जी हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने स्विमिंग का कोर्स ऑफर कर दिया। यानी स्विमिंग का कोर्स के लिए आपको स्विमिंग पूल चाहिए ना, स्विमिंग पूल चाहिए, पानी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उन्होंने जनाब इश्तहार बनाया कि आओ प्यारे साथियों, आपको हम ज़िंदगी गुजारने का फन भी सिखाएंगे, आपको स्विमिंग सिखाएंगे, और एक होटल से किराए पर ले लिया स्विमिंग पूल। तो दिस इज़ इफेक्चुएशन, ठीक है। तो ये अब इसमें कितना रिस्क था, हाँ जी। तो वो अगर वो 2 घंटे में कोई नहीं आता और बुकिंग के पैसे दिए हुए थोड़े से, तो उसमें अपने बच्चों के साथ चले जाएंगे, हम पिकनिक बना के आ जाएंगे। तो मतलब मैं तो एंजॉय कर लूँगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम उम्मत को और पाकिस्तानियों को समझा दें तो ये हर काम में रुकावट बना हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप में, प्रोजेक्ट्स में, एक्टिविटीज़ में कुव्वत अमल को तोड़ कर रख दिया इसने। तो हम जहाँ पर रहें वहीं से अपनी दुनिया बनाएंगे, उसी घर में, कोने में, हवा में बैठे हुए, लैपटॉप में, जहाँ भी बैठे हैं ना वहीं से काम शुरू हो जाएगा। तो इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो अब टाइम थोड़ा है, तो ये पैगाम माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने आपसे सीखी थी वो एक कोटेशन आपने हमें सिखाया था कि डोंट बाय व्हाट यू गेट ऑन रेंट, डोंट रेंट व्हाट यू कैन गेट ऑन व्हाट यू कैन बार्टर, डोंट बार्टर व्हाट यू गेट ऑन लोन, and don't get on loan what you can get for free। और उस प्रिंसिपल को मैंने भी बहुत यूज़ किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप ये हमारे जहनों से जो एक ये कन्फ्यूजन है वो निकालें कि हमें लगता है कि यार कोई काम करना है तो वी नीड टू बाय रिसोर्सेज और या रेंट रिसोर्सेज, तो जबकि हमारे इर्द दोस्तों के पास वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम बार्टर कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी। इसमें हम इसको कहते हैं कि इसका एक नाम है इफेक्चुअल आस्क। आस्क का मीन्स इस तरीके से बात करना कि वो तासुर ना हो कि मैं मांग रहा हूँ, और बल्कि उल्टा ये हो कि मैं हाउ कैन यू हेल्प मी इन माय नोबल कॉज। अब इसमें ज़ाहिर है नोबिलिटी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उससे इंसानों का भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है मुझे पैसे भी मिल रहे हैं,
तो उसमें फिर क्योंकि जो इंसान है ना जी वो नोबिलिटी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने खूबी रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉक्सान क्यूम्बी का हमें केस पढ़ाते हैं, वो टेलीफोन चाहिए उन्हें, तो वो कहती हैं मालिक को कि भाई ब्रदर लुक आई एंड सम वुमेन हैव स्टार्टेड अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प आवर कम्युनिटी एंड वी विल बी गिविंग देम जॉब्स, कैन यू प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, आप हमारी कहानी का हिस्सा बन जाए, तो आप मेरे को फ़ोन आया करेंगे, आप लिख लेंगे। तो अब ये देखें ना उसको बात करने का अंदाज़, तो इफेक्चुअल आस्क एक काम करने का सलीका है। तो हम ये समझते हैं कि हमें ये सलीका अपनाना है, और आप कारोबार भी कर रहे हैं तो आप शुरू में चीज़ें थोड़ी होंगी। तो सबसे पहले तो हमें अपना अकीदा ये समझना है, हमारी सरस्वती भी ये कहती हैं नॉट टू हैव मनी इज़ एन एसेट, पैसे का ना होना भी एक एसेट है। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर कभी आपके पास ज़्यादा पैसे हो ना तो आपको वो क्रिएटिव तरीका समझ ही नहीं आएगा। बहुत सारे जो क्रिएटिव तरीके हैं ना जिनसे बिजनेस चलता है, बिजनेस हमेशा उससे चलता है जब आप कोई क्रिएटिव काम करें, कॉस्ट रिड्यूस करके लेकर आएँ, इनोवेशन लेकर आएँ, कोई डिफरेंस लेकर आए ना, तो डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे से कम आता है। वो उस वक्त आता है जब आप तंगी में हो, परेशानी में हो। अब ये लेगो का जो फाउंडर है ना, ये इंग्लैंड से सफ़र करके आ रहा था और वो ये परेशान था कि मेरे लकड़ी के टॉयज़ का ज़माना ख़त्म हो रहा है, और वो इस परेशानी की हालत में बैरी जहाज़ चलते थे इंग्लैंड से इधर डेनमार्क वगैरह की तरफ, तो ये अरशे पर खड़ा है ऐसे और कहता है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू माय बिजनेस। तो एक आदमी इसकी बात सुनता है, वो कहता है कि सिस्टम्स थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसने किसी और एंगल में बात की, इसने कहा सिस्टम्स वो 3 4 5 दफ़ा दोहराता है। वो कहते हो ये जो खिलौने हम इकट्ठा बना देते हैं, घर, ये ट्रक, तो मैं इसके पुर्जे क्यों ना बना दूं? तो वो बच्चा जो है वो अपनी तख्लीकी सलाहियत इस्तेमाल करके सिस्टम थिंकिंग के तहत एक बस बना दे, और थोड़ी देर बाद दिल भर गया उसको ट्रक बना दे, फिर दिल भर गया उसको ट्रैक्टर बना दे। तो अब ये एक लफ्ज़ की इंटरवेंशन थी। तो नॉट टू हैव मनी इज़ अ रिसोर्स, और ये बहुत दफ़ा होता है दुनिया में, क्योंकि उस तंगी और उसरत और परेशानी में आदमी तड़पता है और फड़कता है। तो हम ये कहते हैं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। जो MBA है, वो MBA प्रोग्राम्स और BBA प्रोग्राम्स वो हमारे फ़िक्स कॉस्ट को इन्हांस करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स फ़िक्स कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है और आइडियली उसको ज़ीरो करने की कोशिश करता है, जिसको हम मोहब्बत से मेमनपन कहते हैं, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। तो मुहावरत है ना, बाकी धोरा जी भी कर लेते हैं, पठान भाई भी कर लेते हैं, और जो समझदार बाशऊर आदमी होगा वो कोशिश करेगा। तो फिक्स कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, जगह में, मशीनरी की शक्ल में हो, गाड़ी की इनको मिनिमाइज़ करेगा, और जब वक्त आएगा तो फिर ग्रेजुअली इनको ले लेगा, पुरानी ख़रीदेगा, मुफ्त वाली लेगा, उधार ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करेगा, और ये अल्लाह सुब्हान तआला उसको दिखाएंगे। वो रात को जा रहा है, वो उसकी बेकरी रेडी थी, उसको बेकरी के लिए जगह चाहिए, बेकरी की जगह महंगी है, वो देखता है बेकरी बंद हो रही है रात को 10 बजे, कहता है भाईजान आप मुझे रात को 10 से 1 बजे उधार किराए पर दे दो, इस दौरान आपकी मशीनें यूज़ करूँगा, बिजली होगा, उसके पैसे चार्ज कर लीजिएगा, मुझे अपने लिए कुछ केक्स बनाने। तो 3 घंटे के लिए बेकरी उधार ले ली। अगर ये कॉजेशन पे जाता और ये अगर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता तो ये आइडिया वहीं के लौट आता। तो नॉट टू हैव मनी, और अगर उसके पास पैसे होते तो उसकी तवज्जो उस बिल्डिंग बनाने पर लग जाती, अब उसकी तवज्जो केक बनाने पर लगी। जिस चीज़ ने बिकना है उस पर तवज्जो लगनी चाहिए ना। बिल्डिंग आपकी तवज्जो नहीं है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो बात की चीज़ है। तो मेरी तवज्जो, तो ये सवाल जी। अच्छा सर, मैं चाहूँगा ये वाला जो आपने अभी बात की बहुत ज़बरदस्त, इस बात में क्या ये मुलाजमत के दौरान भी लोगों को सोचना चाहिए कि यार कि कम रिसोर्सेज में क्रिएटिव तरीके कैसे निकाल सकते हैं? और जो आपसे अक्सर गुफ्तगू रहती है तो उसमें आप बताते हैं बहुत सारी मिसालें, यानी वो सिर्फ बिज़नेस ओनर्स की नहीं है या सोलोप्रेन्योर्स की नहीं है, वो जॉब भी लोगों ने बहुत दफ़ा इन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया और इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट उनको हुए। तो मैं चाहूँगा एक तो ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, हाउस वाइफ के लिए या एक जॉब करने वाले बंदे के लिए, और अगर है
तो कुछ एग्जांपल्स अगर आप शेयर करना चाहें। माशाल्लाह, ये जैसे हमने अर्ज़ किया, ये माइंडसेट है, इसका इजहार कहीं भी हो सकता है, टीचर हो, रिसर्चर हो, एम्प्लॉई हो, मल्टीनेशनल का हो, SME का हो, इट डजंट मैटर, अम्मी जान हो। तो अभी यानी माशाल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, मदर्स की कहानी है। गजाला साहिबा जो हैं एक मदर हैं और वो ग्रैंड मदर हैं, बेवा हो गई। अब वो एक दुख है, सदमा पहुंचा, तो अब बजाय उन्होंने माशाल्लाह हमारा कोर्स भी किया और अल्लाह ताला ने करम किया कि उनको वो इस डिप्रेशन में थी कि मैं कैसे टाइम गुजारूँ, और तो वो अल्लाह ताला ने करम किया कि उन्होंने बच्चों और बच्चियों के लिए नाइट सूट्स बनाने शुरू कर दिए और अपने बेटे को एंगेज कर लिया और वो घर से काम शुरू किया, और अब उसके नतीजे में वो बेहतर नानी अम्मा बन गई और अपने बेहतर दादी अम्मा भी बन गई। और वहाँ से उनको फिर ख्याल आया कि यार मैं सोसाइटी की भी खिदमत कर दूँ। उन्होंने फिर दर्जी हायर कर लिए। तो वो जो बिज़नेस है ना उनका, जो घर से शुरू हुआ था, कई दर्जी उसमें एंगेज हो गए और कई उसमें उनका बेटा एंगेज हो गया, उनकी बहुएँ एंगेज हो गई। तो एक मदर ने एक डिप्रेशन में से अपने आप को निकाल लिया और दीनदार खातून है माशाल्लाह। तो अब ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक शक्ल है, हाँ जी। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल स्कूल है। एक हमारी सबाज साहब हमारे स्टूडेंट हैं सियालकोट में, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों की एजुकेशन ठीक नहीं हो रही, तो उन्होंने अपने घर में 3-4 बच्चों को होम स्कूलिंग शुरू की और उनको उर्दू, इकबाल और प्रोग्रामिंग और क्रिएटिविटी सिखाई। तो उनकी बहनों और रिश्तेदारों ने कहा हमारे बच्चे भी ले लें, तो उस घर में 10 बच्चे आने शुरू हो गए। उनको देखकर उन्होंने हमारे भी ले लें, उन्होंने एक पुराने से चंद कमरे ले लिए और वहाँ पर काम शुरू हुआ। वो 1000 बच्चा हो गया है। तो उस बच्चे में वो रवायती स्कूल नहीं है और क्लास 1 से 10 तक कोई इम्तहान नहीं है, जावा, प्रोग्रामिंग, हिकमत, न्यूट्रिशन, सफाई, सेहत, और वो जो बच्चा है क्लास 10 तक पहुँचते पहुँचते फ्रीलांसर भी तैयार हो जाता है। तो एक माँ का रोल है। एक माँ ने, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास जो बच्चा एक दफ़ा आता है ना, 1 साल के बाद उस घर का दादा दादी, अम्मी अबू, सास बहू बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो एक औरत जो है वो टीचर के रूप में नेशन बिल्डर बन जाती है। तो ये भी एक शक्ल हमने देखी। इसी तरह एक हमारे पास एक स्टूडेंट थे, वो एक कंपनी में काम करते थे, 300-400 मुलाजमों की कंपनी थी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कराची में है। तो उन्होंने ये जो बर्ड इन हैंड का कॉन्सेप्ट था, अफोर्डेबल लॉस, इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने मालिक को कहा कि सर जुर्रत पैदा हो गई। तो हमारे जो है ना जी, हमारे जुर्रत का फुकदान है और हमारे बड़े भी उनको जुर्रत नहीं देते, बड़े भी छोटों को जुर्रत नहीं देते और जो छोटे हैं ना वो भी जुर्रत नहीं पकड़ते। तो इसलिए इकबाल कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे इन बड़ों को। हाँ जी, शायर है ना, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी, ख्वाजगी कहते हैं हायर पोजीशन। हाँ जी, खबर नहीं रवश बंदा परवरी क्या है। उनको मालूम नहीं कि इंसान की डेवलपमेंट है क्या और इंसान का जो पोटेंशियल है वो बाहर कैसे निकालना है। तो मेरा जो अंदाज़ा है इस वक्त हमारे SME हो, माइक्रो SMEs हों या कॉरपोरेशंस हों या यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इदारा हो, दीनी हो दुनियावी हो, मुझे मेरे ख्याल में जो उसका जो पोटेंशियल है ना 30-40% से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। होना क्या चाहिए था 120%, होना क्या चाहिए था 200%, होना तो चाहिए था 1000%, जैसे साहबा ने किया। हमारा 30-40% पे फंस रहा है। ये बड़ा इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। तो वो जो साहब थे उसमें ज़रूरत पैदा हुई, उन्होंने अपने मालिक से कहा कि सर वो हमारे ना वो कई सालों से कोई वैक्सीन पड़ी हुई है और वो ज़ाया हो रही है स्टोर के अंदर। और तो सर मेरा जहन में आया कि अगर हम गाड़ियों के नहीं बन सकते कवर सीट कवर्स बनाते थे, तो हम मोटरसाइकिल कवर्स क्यों ना बना लें इससे। तो उनका मशीनें कहाँ से आएंगी? उनका सर वो इतनी मशीनें बनानी पड़ी हुई है, वो इस्तेमाल ही नहीं होती। तो उनका तो अच्छा मशीनें भी हैं, माल भी है, तो सर आप इससे करें सैटरडे को ओवर टाइम के लिए एक दिन 10 बंदों को ये रिस्क ले लें, कैलकुलेटेड रिस्क, 10 बंदों की तनख्वाह एक दिन की, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया और वो ले गए, वो बिक गई और उनको नया आइडिया आ गया। तो अब वो जो उनके ओनर थे उनका यार ये पहले क्यों नहीं आइडिया आया? तो पहले इसलिए नहीं आइडिया आया है कि मेरे सोचने का अंदाज और मेरे अंदर की क्रिएटिविटी और मेरे अंदर मशवरा करने की कैपेबिलिटी, और मैंने इंसानों को बंदा परवरी ये सीखी नहीं हमने। तो उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 50 लोगों के लिए हमने 3 दिन की वर्कशॉप की।
उनके मिडिल मैनेजमेंट की, और उस वर्कशॉप्स के अंदर फिर 15-16 नए आइडियाज़ आ गए। और जितने भी आइडियाज़ आते थे उन आइडियाज़ में वो पैसे नहीं मांगते थे। अमूमी तौर पर किसी कंपनी के मुलाजमों को कहा जाए कि ये नया प्रोजेक्ट करना है, नया आइडिया है, नई मार्केट में, तो क्या कहेंगे? पैसे, फंडिंग, बजट, R&D, तो कुछ मांगनी भी चाहिए जो ज़रूरी हो, लेकिन वो आमतौर पर जो चाहिए होता है उससे डबल हो जाता है, क्योंकि हर आदमी कॉजल थिंकिंग बन के सोचता है, फिक्स कॉस्ट वाले मॉडल से सोचता है, तो वो चीज़ ही महंगी हो जाती है। तो इफेक्चुअल थिंकिंग से अगर ना भी नजर आए ना बर्डन है, बाहर से लेना पड़े फिर भी सस्ती हो जाएगी। अब वो तो कुछ 30, 40, 50 तो मिल ही जाएंगी अंदर से, ज़्यादा भी मिल सकती है। तो वो सोचना होने से ना जो कॉस्ट है ना, वो जो फैक्चुअल थिंकर जो काम करेगा ना, वो उससे को 3, 4, 5, 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये सोच हर जगह चाहिए, SME में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो हमारा एक स्टूडेंट था, वो जो बच्चा था कई साल तक उनकी खिदमत करता रहा, और फिर उसको एक और आइडिया आया, उस आइडिया से उसको इस आइडिया से आइडिया है कि सर स्कूल बैग बना लें। तो उनके मालिक ने कहा यार ये मेरा एरिया नहीं है। उनके सर मुझे अगर आप इजाज़त देंगे बेटा, यू हैव डन योर जॉब, मुझे खुशी होगी। अब वो स्कूल बैग का कारखाना खोल लिया उसने, मेरे ख्याल 50, 60, 70 एम्प्लॉई है। तो अब देखा ना, उसने जब तक रहा वहाँ फ़ायदा पहुँचाया, उनको एक नई पर्सपेक्टिव दे गया, और लोगों को छोड़कर उनको नाराज़ किए बगैर वो अपनी नई दुनिया बना ली। तो दैट इज़ द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक और छोटी इसका, प्रॉक्टर एंड गैम्बल मल्टीनेशनल, उनके स्टूडेंट, उनके मुलाजिम हमारे पास MBA कर रहे थे, तो उनको ये आइडिया आया, उनका कि सर वो तो पैम्पर्स हम बाहर से मंगवाते हैं और उधर महंगे पड़ते हैं और हमें डॉलर्स महंगा हो गया है, तो वाई डोंट, तो उन्होंने भी बर्ड इन हैंड इस्तेमाल करके इंडिजिनस प्रोडक्शन कर ली। तो वो जो सोच है वो जुर्रत है, इफेक्चुएशन जुर्रत पैदा करती है, क्योंकि जब वो सोचती है, ओनरशिप, क्रिएटिविटी, इर्द गिर्द की चीज़ें नजर आनी शुरू होती हैं तो वो सस्ती होती हैं ना, तो जुर्रत पैदा हो जाती है, बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं पड़ता, तो वो फिर जुर्रत पैदा हो जाती है, और फिर छोटी छोटी जुर्रत करते करते फिर बड़ी जुर्रत पैदा हो जाती है। ऐसे प्रोफेसर हैं हमारे, डॉक्टर कामरान नजीम, आप कोई भी ले लेना एग्जाम्पल, हम ये मिल जाएगी आपको, मदर हो, फादर हो, टीचर हो, आलिम हो, यानी आप यू जस्ट नेम एनीथिंग। तो डॉक्टर कामरान साहब प्रोफेसर हैं और बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं और साल से रिसर्च कर रहे हैं, पेपर लिखी जा रहे हैं, और वो कहते हैं यार एंटरप्रेन्योरशिप हम तो नहीं कर सकते यार, हमारे तो बस की बात ही नहीं है, हम तो रिस्क टेकर है ही नहीं। तो वो जनाब वो एक जगह से छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ये ख्याल आता है कि अपने नई यूनिवर्सिटी के मालिक VC साहब को कहें कि सर ये लैब बनानी थी, तो पता चला कि नई मशीनें ख़रीदेंगे तो बहुत महंगी है। तो उन्होंने कहा कि सर आप कुछ पुर्जे ख़रीद लें, मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को साथ में लाकर ना जोड़ के काम करा लेंगे। तो मुझे याद पड़ता है कि 10 लाख की चीज़ 1 लाख में, 20 लाख की चीज़ 3 लाख में, तो 1/10, 1/8 प्राइसेस पे उन्होंने लेबॉर्ट्री खड़ी कर दी। तो ये बनाना भी एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सोच पैदा करना ये भी इफेक्चुएशन है। उसके बाद इसके नतीजे में हमने देखा कि उनमें चेंज आ गई, उनका लिबास, उनका टाइमिंग्स, उनकी गाड़ी चलाने का तरीका, उनकी गुफ्तगू में एक जुर्रत आ गई, बेबाकी आ गई, यानी वो बेबाकी आ गई। और उसके बाद उनको आइडिया आया कि यार ये कुछ मशीनें तो मेरे पास भी हैं, तो उन्होंने एक बर्ड्स का जेंडर टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया, 500 रुपये आप पर भेजे में। तो वहाँ से उनको और मशीनें अपने लिए भी तैयार कर ली और घर में दफ्तर बना लिया, और करते करते उन्होंने डायग्नोस्टिक किट्स बना ली, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिसर्च सुपरवाइज भी करते हैं, और वो खुद एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना शुरू हो गए। यानी वो हम पहले वो MBA से पढ़वाते थे फैकल्टी से, हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब जब आप खुद पढ़ाएंगे ना फिर बायोलॉजी का बच्चा आपकी बात समझेगा। तो अब ये देखिए कि वो जो साहब हैं डॉक्टर साहब, वो माशाल्लाह वो उनकी गुफ्तगू में, उनके काम में, और वो दावत व तबलीग से तल्लुक़ है, उनकी दावत व तबलीग में भी एक जुर्रत पैदा हो गई। तो वो जुर्रत और बेबाकी वो बेखौफी से पैदा होती है। बेखौफ कब होता है आदमी को? जब आदमी को जनाब किसी की मोहताजगी ना हो। तो इफेक्चुएशन हमने इसको कई रूप में देखा है, कई रूप में देखे हैं, ड्राइवर, प्रोफेसर। तो इसलिए वो जो डेफिनेशन है उसे तंग नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं मेमन नहीं हूँ। तो ये हम समझते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जिसको बना दिया है ना, छोटे बच्चे जनाब ये भी क्रिएटिव काम कर जाते हैं। तो
तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अमेरिका में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कॉरपोरेशंस के अंदर। जकी मुस्तफ़ा एक मुसलमान है, पाकिस्तानी है, एक कंपनी सेरेंगेटी आईवेयर, वो कंपनी नुकसान में जा रही है। एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं उस वक्त, लेकिन पाकिस्तान इकट्ठा था, तो वो खड़े होकर कहता है अपने गोरे बॉस को कि सर वो आपके ना काम करने के अंदाज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके क्या प्रॉब्लम है? उनका कि सर इनका जो माइंडसेट है ना, ये बहुत बड़े इदारे वाला माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट नहीं है। अगर आप मुझे ये प्लांट की जिम्मेदारी दें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। ये जुर्रत कहाँ से आ गई? एक पाकिस्तानी ने जुर्रत पैदा की और कहा कि सर, और ये पता ही क्या था, आई बेट माई कैरियर, अगर मैं नहीं काम कर सका तो मेरा यूएस वीज़ा कैंसिल कराएं, मुझे वापस भेज दें। आई बेट माई कैरियर, मैं कैरियर दाव पे लगाता हूँ। और जकी मुस्तफ़ा साहब ने क्या किया है, उन्होंने वो जो जिस डिवीज़न को देख रहे थे, लोगों से कहा कि जनाब मेरे साथ आइए और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो क्रिएटिव हों, इनोवेटिव हों, और हमने एक्स्ट्रा काम करना है और रिवार्ड्स का मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, लेकिन हम इनोवेटिव। वो उसमें से ना 70% बंदे छोड़ के चले गए। जो CD के ट्रेडर्स थे ना, जिनको जगह नहीं मिल रही थी, उनको लिया, उनकी जहन साजी की और उन्होंने क्रिएटिव काम किए, फिक्स कॉस्ट को कम तरीन किया और इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते रहे। इसका पूरा केस है, हार्वर्ड ने लिखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉरपोरेशन को जो लॉस में जा रही थी, उसको $5 मिलियन, $10 मिलियन, $60 मिलियन की कंपनी बना दी। ठीक है जी। तो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी, जैसे हम कहते हैं ना JNP जाने ना पाए, तो ऐसे जकी मुस्तफ़ा साहब ने भी अपनी टर्मिनोलॉजी बनाई, हमें भी वहाँ से जरूरत मिली जी। जकी साहब कहते हैं फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट हायर पीपल, मैं तो हायर ही नहीं करता। आप क्या करते हैं? मैं तो आई अडॉप्ट पीपल, मैं लोगों को अपना बनाता हूँ। फलक ने अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, नहीं खबर रस्म बंदा परवरी क्या है। हाँ जी, मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं हायर ही नहीं करता। आई डोंट हायर पीपल, ये हायरिंग का काम तो मज़ेदार ही नहीं होता यार, मैं लोगों को अपना बनाता हूँ। ट्रीट अदर्स एज यू लाइक टू बी ट्रीटेड। तो ये जो है ना जी, तो हम ये कहते हैं कि इफेक्चुएशन है, एजिलिटी है, लीन, ये बहन भाई हैं। एजिलिटी का मतलब होता है कि स्मार्ट रखना। जो स्मार्ट आदमी है वो जल्दी से घूम लेगा, बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। एजाइल, फ्लेक्सिबल। लीन का मतलब है हल्का रहना। और इन दोनों को मिला लें तो उसका साथ इफेक्चुएशन का क्या, लीन आदमी हो और एजाइल फुर्तीला हो और हल्का हो, तो वो इफेक्चुएशन को ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं। बेहतर बर्डन हैंड, बेहतर उसको दूर दूर तक बर्डन हैंड नज़र आने शुरू हो जाएंगे और वो कैलकुलेटेड रिस्क भी ले लेगा, लैमिनेट्स को बेहतर फील कर लेगा। तो ये तीनों चीज़ें सीखने की ज़रूरत है मेरे कॉरपोरेशंस को, मेरे SMEs को, माइक्रो SMEs को, मेरे मैनेजर्स को, के इलेक्ट्रिक वालों को, PIA वालों को, हाँ जी, मेरे किसी भी शोबे के लोगों को। हाँ जी, हमारे एक दोस्त हैं सैयद अहमद, उनका एक इदारा है, मैं जस्ट रिकॉल कर लूँ, उनका एक इदारा है DPL सॉफ्टवेयर हाउस है, और उसमें उन्होंने ये चीज़ें अप्लाई की हुई, और उसमें इफ़ आई रिमेंबर मोर देन 100 पीपल। तो उसमें हायरार्की ख़त्म कर दी है। तो उसमें एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, आप 15-20 लोगों की टीम बना देते हैं। ठीक है जी, लीन भी हो गई, आप उसको अगर इफेक्चुएशन भी सिखा दें तो अपना बर्डन हैंड खुद रेस करेगी। तो उस स्ट्रक्चर में हायरार्की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और उसमें किसी को सर नहीं कह सकते हैं, वहाँ पे सर कहना इजाज़त नहीं है वहाँ पे। और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप मशवरा करेंगे, उस ग्रुप का 15 लोगों के ग्रुप ने अपनी छुट्टी और आने जाने का टाइम खुद तय करना है। वो कहते हैं HR की तो ज़रूरत ही नहीं, HR क्यों है, HR तो रुकावट है। तो वही जो टीम है ना 15-20 लोगों की, वही HR है, वही फाइनेंस है, वही मार्केटिंग है। तो उन्होंने बड़े काम को छोटे टुकड़ों में कर लेना, ये एजिलिटी के अंदर आता है। और लीन का मतलब है कि हल्का हो जाना, और इन सब को इफेक्चुएट कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाने का मौका मिला, उनका सॉफ्टवेयर हाउस, तो माशाल्लाह हर एक एम्पावर्ड है। वो गालिबन बड़े अरसे के बाद मैंने वो जगह देखी जहाँ पर हर नौजवान मर्द और औरत जो 110, 120, 130% यूज़ हो रहे हैं। वरना आप कहीं भी चले जाएं जी, किसी भी जगह चले जाएं, बाय डिज़ाइन लगता है हम चाह रहे हैं, जो बड़े हैं ना वो ये चाह रहे हैं
कि 30% से यूज़ हो ही ना। वो छोटे भी फिर चाह रहे हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि यार बस जान ही बजे, यानी वो सारे शिकस्त खोरदा जहनीत के साथ। तो इससे बाहर निकलना है दोनों को। मुझे लगता है सर ये जो सवाल है जो मैं अब आपसे कर रहा हूँ, ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इनकलाब शायद आ जाए, जो बात मैं भी आपकी बात से समझ पाया हूँ। उमूमन जब हम एक ऐसे बंदे को कहते हैं कि भाई आप, यानी एक तो लोगों के अगर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही लिमिटेड है कि वो समझते हैं भाई अपना बिजनेस करना है, पैसे बनाने, और ऐसे में फिर बहुत सारे लोग अगर अपना कुछ जॉब के अलावा करना चाहते भी हैं और वो नहीं कर पाते तो वो रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। उसके बरक्स अगर जो आपने जैसे बताया कि ये तो एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट अगर एसएमईज में और कॉर्पोरेट्स में, यानी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक मोमेंटम में तो हैं, अगर वो इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लें तो वो बहुत, यानी वो शख्स जॉब छोड़ने का सोच क्यों रहा है, पहली बात तो ये ना, वो जॉब में रहते हुए पहले इस माइंडसेट को तो अप्लाई करें ना। तो मेरे ख्याल में फिर सब जगह ही हम इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम फैमिलीज को ग्रो कर सकते हैं, हम जो है ना वो रनिंग बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा, जैसे अभी आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसे उस कंपनी में ट्रेनिंग हुई तो लोग अमूमन आपको देख के लोगों के जहन में आता है कि यार कोई बिजनेस शुरू करना है तो शाहिद साहब इज़ द राइट पर्सन और हिज कोर्सेज आर द राइट कोर्सेज। तो क्या आप कॉर्पोरेट में भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं या कॉर्पोरेट को भी इस मॉडल से फ़ायदा होगा? आई नो कि आप प्रोवाइड करते हैं, मैं चाहता हूँ कि बस हम इस बात को थोड़ा इस्टेब्लिश करें लोगों के सामने कि ये प्रिंसिपल सबके लिए हैं। तो ये एसएमईज भी ले सकती हैं, मल्टीनेशनल्स भी ले सकती हैं, और वंस हम इस माइंडसेट पर आ गए तो जैसे वो है ना इजराइल की जो बुक है वो द स्टार्टअप नेशन, उन्हें पूरी नेशन ही उस पे लेकर आ गए ना। हम करना चाहते हैं, नहीं होता, फिर वो थक के वापस जॉब की तरफ आ जाते हैं और जॉब में वही कॉजेशन या ओल्ड माइंडसेट पे चल रहे होते हैं। माशाल्लाह, नहीं जी बिल्कुल, इसको आप जहाँ भी चाहें इसको कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, इस इवैक्यूएशन को, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को, या लोग आपके कोर्सेज कर सकते हैं या ट्रेनिंग से ये बेनिफिट। हाँ, उसमें इंडिविजुअल सतह पर को आदमी का बिजनेस है, 300-200 मुलाजिम है, तो वो इनोवेशन चाहता है, ग्रोथ चाहता है, तो उसमें और कोर्सेज भी चाहिए करने उनको, विजन का कोर्स करना चाहिए, लेकिन ये कि इनोवेशन और ग्रोथ कैसे लानी है कम से कम खर्चे पे, ठीक है, तो वो एक इंटरेस्टिंग एरिया, इफेक्चुएशन को अप्लाई किया जा सकता है। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में ले जाना चाहते हैं, आप नई प्रोडक्ट्स में जाते हो, इफेक्चुएशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव नहीं रह रहे तो प्रेशर्स फील कर रहे हैं, तो उन प्रेशर के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन कोई चाह रहे हैं तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आप समझते हैं कि आपके 200-300 लोग हैं, उनका मोराल जो है ना वो डाउन इसलिए है, एक इदारे ने हमसे रब्ता किया कि हमारे एक चेन है जिसमें हम ज़ाहिर है एक चेन है जिसमें एक चेन के एक आउटलेट के ऊपर 50 लोग हैं, तो उसमें एक ही ऊपर मैनेजर है ना, तो नीचे वाले जो लोग हैं तरक्की करते करते वो तो 20 साल में भी ऊपर नहीं पहुंचेंगे, तो आफ्टर सम ईयर्स 5-4 साल बाद वो मोटिवेशन लूज कर जाता है। तो वो उसको क्या किया जाए, क्योंकि अब वो बंदा जो है उसको बहुत ज़्यादा स्किल्स भी नहीं आती कि और काम भी नहीं कर सकता, और वो वेट कर रहा है कि ऊपर जगह खाली हो, वो भी खाली नहीं हो रही, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, और फिर वो ना वो बोर हो जाता है उस काम से, और तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफेक्चुएशन अप्लाई करके देखी, तो एक प्रोजेक्ट किया जिसमें ऐसे 50 जो आउटलेट्स या 40-50 आउटलेट्स के हेड्स को बुला के 3 महीने का कोर्स जब कराया, तो उसमें से हमें जब ये इंटरेस्टिंग ये चीज़ें सामने आई कि वो जब उनको ये पता चला कि वो ख़ुद इम्पोर्टेंट हैं, वो क्रिएटिव हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें शानदार बनाया है, और वो जो अपने इदारे को देखकर चल रहे हैं, तो उनको अपनी नज़र में वुसअत पैदा करनी चाहिए, और अपने इदारे की जो ब्रांचेस लंदन में हैं, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, उनके लिए कोई रोल मॉडल बनना चाहिए। और फिर अगली बात ये थी कि उनसे ये बात की गई, इफेक्चुएशन और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ये कहता है कि जो आप हैं ना वही आपके बच्चे होंगे। अगर आप थके हुए हैं, सुस्त हैं, आप जो है वो वेट करते हैं कि रिसोर्सेज होंगे तो काम करूँगा, तो ये चीज़ आपके बच्चों में भी मुंतकिल होगी। तो आप इस कंपनी में रहते हुए कंपनी के लिए चेंज ना हो, आप अपने लिए चेंज, अपने बच्चों के लिए चेंज हो, और अपने आप को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करें।
तो वो जो उनके जो ऑनर थे वो हमारा ख्याल था कि ज़रा परेशान हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो बड़ी अच्छी बात की, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो दायरा है ना ये यूनिवर्सिटी बन जाए और मेरे ही लोग यहाँ के जो इंटरनेशनल चेन है ना कुआलालंपुर और टर्की, और हम बंदे एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान जो है वो हब बन जाए इस जहन को। तो अब उसकी उस एक्सरसाइज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ायदा ये हुआ कि वो जिन लोगों ने उसमें टाइम गुजारा, उनको जब उनको जो बड़े कहते थे ना ये काम करो ये काम, वो पैसे मांगते थे, फंडिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी यही हुआ है कि इन लोगों ने चंद महीने गुजरे तो उन्होंने खुद ही आइडियाज़ देने शुरू, सर CEO साहब ये अगर कर लें, सर ये काम कर लें, सर वो फालतू कोना पड़ा हुआ है, वो फर्नीचर पुराना पड़ा है, वो पुरानी मशीन एक पड़ी हुई है कबाड़ में, तो उनका बर्ड इन हैंड ट्रिगर होना शुरू हो गया। सर फलां जो है ना गुलशन वाली जो है ना वहाँ पर फलां फालतू चीज़ पड़ी हुई है मेरे दोस्त के पास, तो वो अब उनमें सेंस ऑफ ओनरशिप आ गई। तो बर्ड इन हैंड इफेक्चुएशन का फ़ायदा ये है कि छोटे कामों में जुर्रत आती है और ओनरशिप आने का एहसास पैदा होता है। बड़े कामों की परमिशन देता कोई नहीं है तो ओनरशिप भी नहीं आती, फिर जुर्रत भी नहीं आती। तो जो छोटे छोटे काम है ना वो फौरी शुरू करवा देती है इफेक्चुएशन, और फिर जब क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना फिर बड़े कहते हैं बड़ा भी कर लो काम। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे कॉर्पोरेशंस को, इदारे को फ़ौरन इसको सीखना चाहिए। तो सर मैं आपकी इस गुफ्तगू से ये समझ रहा हूँ कि इट इज़ रियली सेफ़ कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी, अगर मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये प्रिंसिपल सिखा सकता हूँ, इस खौफ से निकल जाऊँ कि वो ये सीखेगा तो छोड़ के अपना काम शुरू कर देगा या कहीं और चला जाएगा। बल्कि जैसे वो रिचर्ड ब्रैंसन कहता है ना कि अगर आपको लगता है कि ट्रेन होके बंदा कहीं चला जाएगा तो आप फिर अनट्रेन किए हुए बंदे को चलाना ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है। सो जैसे मैं आपके साथ जब भी इंटरेक्शन होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रिंसिपल्स अगर कॉर्पोरेट्स में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हो, मैनेजर इस्तेमाल कर रहे हो, तो कितना ज़्यादा हम जो है ना वो लेवरेज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि वो क्या नाम है, कंट्रोल वाला जो माइंडसेट लोगों का होता है उसकी वजह से जो लिमिटेशंस आ रही होती हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है ना कि अगर कोई बिज़नेस ओनर है वो चाहता है कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये प्रिंसिपल सिखा दे और ताकि वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इनोवेशन और उसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे महमूद साहब हैं वो कराची फूड्स के हैं, कराची हलीम के, तो आपने रेसिपी जो है ना उनकी वो उनकी और इनकी अहलिया और बच्चों के पास है, ठीक है, रेसिपी आप रख लें, अपना आपका कॉपीराइट है, आपकी ख़ास है, लेकिन कारोबार में अगर वो मशवरा कर लें, हाँ जी प्यारे बच्चों ज़रा आओ ज़रा मशवरा करें कि जनाब आज के दिन रोज़ाना अगर मशवरा कर लें 10 मिनट 15 मिनट के भाई आज के गेस्ट को कैसे बेहतर डील करना है, सफाई कैसे बेहतर हो, प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर हो, तो वो मशवरा करना भी इसके अंदर है। या कोई आपने एतमाद वाले साथियों जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हो उनको भी नई ब्रांच खोलने वाले हैं, भाई बताओ कौन तैयार है वहाँ जाने के लिए और हाउ कैन यू हेल्प अस, क्या तुम ज़्यादा जिम्मेदारी दे सकते हो, आपको हम कुछ इंसेंटिव दे देते हैं। तो इस तरह जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उनसे पूछा जा सकता है कि उनका बर्डन हैंड क्या है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कुछ लोगों पर ट्रस्ट हो जाता है तो उनको किसी सर्टन लेवल पर हिस्सेदार बनाया जा सकता है, कुछ प्रॉफिट में हिस्सा बनाए, ओनरशिप में ना हिस्सा बनाए ताकि उनसे ज़्यादा काम लेना है, या कोई ऐसे स्कीम्स रखी जा सकती हैं। तो ओवरऑल पिक्चर में बेशक उसमें कुछ चीज़ें आपकी ख़ास होंगी। तो वैसे तो बाज़ लोगों ने तो बड़ी ज़रूरत की, अमेरिका में है, अक्सर अमेरिकी है माशाल्लाह, और वो वैसे वो भी खुदा परस्त ऐसे लोग जो एक हमारे अमेरिकन थे जो उनका कि मैंने उनके साथ एक वाक़या पेश आया, उनको हार्ट का मसला हुआ, अस्पताल ले गए, तो अस्पताल ले जाते उन्होंने अल्लाह मियाँ से वादा किया, अल्लाह मियाँ जी अगर मुझे सेहत मिल गई ना तो आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन, और मैंने जो मेरी PhD की हुई है ना, मेरे जो सारे नुस्खे हैं ना ये सब पेटेंट ख़त्म कर दूँगा, आम कर दूँगा। वो अस्पताल पहुँचे, जब चेक किया उनका ये तो फ्लूक था, धोखा हुआ, कुछ भी नहीं था। उनको अच्छा ये तो अल्लाह ने वादा करवा दिया, तो वादा हो गया। तो उन्होंने ना फिर अपने सारे जो रिसर्च के थे ना पेरेंट का, आइंदा से हम रिसर्च नहीं करेंगे, जो भी इनोवेशन करेंगे ना वो ओपन कर देंगे। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड काम करते थे, केमिकल इन्वायरमेंट। तो उनका उसके बाद ये हुआ कि हमारी इनोवेशन में इजाफा हो गया। हम एक चीज़ बनाते थे फिर हम रुकते नहीं थे, फिर अगला फिर अगला फिर अगला। तो हम सही और तगय्युर के वली हैं, वी आर द फ्रेंड्स ऑफ चेंज एंड एफर्ट।
तो ये ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो आप छोटे लेवल पर मशवरा, छोटी चीज़ों में बर्डन है, उनका दायरा मुकर्रर कर दें कि इस दायरे में आप अपना बर्डन हैंड अप्लाई करें, इफेक्चुएशन थ्योरी अप्लाई करें कि आपको ये 10 टेबल है ना, इन टेबलों को तुमने मैनेज करना है यार, इसके लिए R&D करो, वीडियो देखो, मशवरे दो, इन कस्टमर से डील कैसे करना है, खाना कैसे पेश करना है। तुम किचन वाली टीम है ना, इधर आओ भाई, तुम्हारी किचन वाली टीम अपनी इफेक्चुएशन थ्योरी यूज़ करे यार, और इनोवेशन लेकर आओ, क्रिएटिविटी लेकर आओ, खाने का स्टाइल, कुकिंग टाइम, पैकेजिंग टाइम मुझे भी बताओ। तो अब फोटो तो उसमें वो उनको दे दें कि भाई आपके लिए ना ये देखो, ये 2 लाख रुपए में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मेरी तरफ से, आप उनको छूट भी दी आपने, तो अब उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर लें, तो आप छोटे छोटे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वी कैन इनकरेज एंड प्रमोट, तो उनको साइकोलॉजिकल डर भी नहीं रहेगा कि यार मेरा बिजनेस, तो उनके ट्रेनिंग करने के बाद, उनको हाई हैंड होल्डिंग करने के बाद फिर आप छोटे छोटे दायरे में उनको खेलने की इजाज़त दें। तो अगर खेलने की इजाज़त ना दी ना, वो रोबोट बन जाएंगे, वो उनकी दिलचस्पी तवज्जो ख़त्म हो जाएगी और वो रूटीन के काम के लिए आएंगे और दिल कहीं और होगा, मजबूरी होगी, थकावट होगी, और फिर अल्लाह आपको दे तो उनसे मोहब्बत भी करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करवाएं। तो ये चंद चीज़, ये मेरा भी एक्सपीरियंस था कि जो ट्रेनिंग और पॉलिसी है ना वो साथ साथ चलती है। आप अगर किसी को लीडरशिप की ट्रेनिंग पे भेजते हैं, आप ट्रेनर ने कुछ भी सिखाया और अंदर आके आपके ऑर्गेनाइजेशन उस यानी उन टूल्स को अप्लाई करने की इजाज़त नहीं दे रही, तो लोग और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं यार, तो क्योंकि ट्रेनर तो आउटसाइडर होता है, उसे नहीं पता होता कि इंटरनल कल्चर क्या है। अच्छा सर, हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ पे बात की, माशाल्लाह आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना एक्सप्लेनेशन का बहुत फुकदान है। उर्दू में अल्फाज कम है, जैसे क्रिएटिविटी को हम बहुत अच्छा लफ्ज़ समझते हैं, उर्दू में उसी को जुगाड़ बोलते हैं, तो वो बंदा और लोगों को बोलते हैं भाई ये क्रिएटिव नहीं है तो जुगाड़ी आदमी है, तो वो लफ्ज़ ही उसको ऐसा मायूब लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम कोई ये लेबल लेना नहीं चाहता कि लोग मुझे जुगाड़ी बोलें। जबकि अगर कुछ माशरे ऐसे हैं कि वो उन लफ्ज़ों को इनकरेज करते हैं। आपसे जिस वजह से हमें मोहब्बत हुई, मैं चाहता हूँ कि हम उस तरफ आते हैं, और वो मोहब्बत यही थी कि वो जो मुश्किल लफ्ज़ थे, जो मुश्किल थ्योरीज थी, मुश्किल मॉडल्स थे, मुश्किल लफ्ज़ थे, और आप जो उनको लेकर आते थे बिल्कुल उर्दू 1-on-1 और पंजाबी 1-on-1 वाले स्टाइल में। जैसे वो है ना कि मार्केटिंग में है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब ये इतनी पुरानी उर्दू कहावत है, लेकिन ये डायरेक्टली आके मार्केटिंग से रिलेट करती है। तो और बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी। मैं चाहता हूँ कि वो जो आपकी पर्सनल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप वो कुछ उनका तस्करा यहाँ पे कर लें, ताकि, और हम इसको अलग से भी क्लिप कर देंगे ताकि जो है ना वो लोग उनको रियल लाइफ में उनको फीलिंग आए ना, समझ आए कि यार ये जो बात कह रहे हैं, जैसे हम वही कॉजेशन और इफेक्चुएशन की जो बात कहते हैं, तो इकबाल का जो वो शेर है, खाक से उठती है गर्दों पे नज़र रखती है, वो जो गर्दों पे नज़र रखी हुई है, लेकिन वो उठ कहाँ से रही है, खाक से ही उठ रही है ना, यानी वो जो है वो उससे काम कर रही है। तो आपसे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। मैं चाहता हूँ कि वो जो आपकी कॉपीराइट तो नहीं है यकीनन वो टर्मिनोलॉजीज़, लेकिन जो जिनके मुजद्दिद आप हैं, बस मुजद्दिद भी क्या हम सीखने वाले। और ये भी जुर्रत जैसे बताया ना कि ज़की मुस्तफ़ा का केस पढ़ा, मैंने कहा यार ये अपनी टर्मिनोलॉजी बना रहा है, तो मैं हर चीज़ में मोहताज हूँ। मेरी बिल्ली का नाम भी अमेरिकी होगा, मेरे हाँ जी कोई चीज़ घर का नाम भी कोई ऐसा होगा। तो ये जुर्रत फिर हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अपनी बिल्ली का नाम से शुरू किया। हमारी बिल्ली का नाम है नेमती, हमारी बिल्ली का नाम है शुक्री। तो हमने कहा यार ये स्टीव और स्मोकी और वाइटी, यार हम इनको ऐसे नाम रखें ना, ज़रा ऐसे नाम को गुस्ताखी भी ना हो लेकिन मीनिंगफुल हो। तो अब हम 20 दफ़ा नेमती नेम कहेंगे तो यार कोई पाकीज़गी आएगी ना, मतलब शुक्र करने वाला। तो हमने बुलाना तो है, मैं उसको स्मोकी कहता रहूँ पूरा दिन। तो मेरी ज़ुबान, मेरी पंजाबी, मेरी उर्दू, मेरी अरबी, हाँ जी ये यहाँ से फिर हमें ज़रूरत मिलती चलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने करम किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल ने बड़ी ज़रूरत दी हमें। इफेक्चुएशन थ्योरी को अगर आपने एक्सप्लेन करना हो इकबाल के अल्फाज में, जहाँ ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। फ्रेश दुनिया बनाना चाहते हो तो फ्रेश थाट्स लेकर आओ, संग व खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा, ईंटों और पत्थरों से जहाँ थोड़ा बनती है। तो ईंट और पत्थर रिसोर्सेज हैं। इफेक्चुएशन थ्योरी कहती है
तो आपके पास जो है ना उसी से शुरू हो जाओ और रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल ने तो 100 साल पहले ये फरमा दिया है। खुदी में डूबकर अज़्म और हिम्मत वालों ने, खुदी में डूबकर अज़्म और हिम्मत वालों ने इस आबजू से किए बहरे बेकराम पैदा। तो अल्लामा इकबाल कहने माइंडसेट, खुदी, नोइंग योरसेल्फ, अज़्म, डिटर्मिनेशन, हिम्मत, करेज, ये 3 चीज़ें ले लो तो आबजू छोटी सी नदी को आप समुंदर बना सकते। तो ये भी इफेक्चुएशन आ गई। तो ये इस तरह हमें 2 देसी अल्फाज मिल गए और थोड़ा सा मुश्किल है शुरू में, लेकिन 2-4 दफ़ा सुन लेता है इकबाल का कलाम क्लास में तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑन हो जाती है। इसी तरह फिर हमारा एक प्रिंसिपल था अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, उसको अब हम समझाते हैं कि भाई आप उतना काम करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लॉस, वो देख के अब उसको कैसे बताएं। फिर हमने कहा कि भाई चादर देकर पाँव फैलाओ, हाँ जी। और तो यानी फॉर एग्जांपल किसी एंटरप्रेन्योर से हम ये कहते हैं तो वो इफेक्चुएशन में हम कहते हैं, वो कहते हैं चादर देकर पाँव फैलाओ। कॉजेशन जो MBA वाला मॉडल है वो कहता है भाई चादर जितनी मर्जी हो डजंट मैटर, आप खूब दबा के पाँव फैलाओ, क्योंकि चादर तो अपनी है नहीं। चादर तो हम किसी बैंक से लेंगे, किसी VC से लेंगे, यानी चादर तो हम वहाँ से पकड़ लेंगे, हाँ जी, ये जो है शार्क टैंक वालों से ले लेंगे, हाँ जी, हम तो उधर से 1 करोड़ पकड़ लेंगे। तो वो छोटे काम करेगा ही नहीं बनता। और इसी तरह एक और मुहावरा है हिंदी का, उसको थोड़ा सा ज़रा हमने महज़ब बना दिया, हाँ जी। और वो ये बताने के लिए कि आपका अगर विजन बहुत बड़ा होगा और रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप फेलियर की तरफ हिम्मत से महरूम हो जाएंगे। और वो क्या है, ना नो मन तेल होगा ना राधा साहब परफॉर्म करेंगी। तो हमने नाचने को परफॉर्म में कर दिया तो ताकि थोड़ा सा महसूब हो जाए। तो एक हिंदू गॉडेस हैं, उनका ये बारे में है कि उनको बादशाह ने कहा कि परफॉर्म करें, उनकी तबीयत शायद ठीक नासाज थी तो उन अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि सर 9 मन तेल का अरेंजमेंट कर दें, आज स्पेशल आज परफॉर्मेंस होनी है। वो पता चला कि वो पूरे शहर में महल में 9 मन तेल ही नहीं इकट्ठा हो रहा। तो ये बनाने के लिए कि भाई, तो इससे ये होता है कि याद रह जाती, मेमोरी में इंटैक्ट आता है, मुश्किल चीज़ें रह जाती। इसी तरह हमारा क़ुव्वत अमल पैदा करने के लिए हम फिर कहते थे, इकबाल से बारो किया, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो ये जुर्रत पैदा करने के लिए कि आप जिंदा हैं, क्रिएटिव हैं, तो अपनी दुनिया आप पैदा करें। ये कॉपी कर सकते हैं लेकिन कॉपी आपसे इंशाल्लाह होनी नहीं। आप जब अपने एंगल से करेंगे ना वो आपका रंग आ जाएगा उसमें, तो आप जुर्रत से कॉपी करेंगे वो आपका चीज़ निकलने वाली है। तो आप दुनिया आप पैदा करें। इसी तरह हमने कहा कि यार वो ये जो हमारा एक पायलट एंड द प्रिंसिपल है कि एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो उसमें हमारे पंजाबी में हमारे आज से 50 साल पहले हम जब सफ़र करते थे फैसलाबाद से लाहौर रावलपिंडी, तो चने की दाल बेचते थे ये लोग बस पे चढ़ के ना जी। और वो चने की दाल बेचने से पहले ना हर एक को थोड़ा थोड़ा चखाते हैं, थोड़ा सा हाथ पे डालते हैं और उसके बाद उस दाल की तारीफ बयान करते हैं, दाल बड़ी वधिया और दाल ऐसी, और फिर कहते हैं जरा सोची पिया हो बंदा गया। तो हम ये कहते हैं कि पायलट इन द प्लेन प्रिंसिपल हमारा कि भाई आपका बर्डन एंड है, अफोर्डेबल लॉस है, तो शुरू करते हैं। आप आज काम करते हैं यार, आपने एक सूट सी दें, सिलवा लें, बेच दें, एक हलीम की एक देग बना दें, जरा सोची पिया वो बंदा गया। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और हम फिर इसी तरह इसकी और मज़ाहिया फॉर्म बन गई कि भाई हम JNP, जाने ना पाए स्ट्रैटेजी, यानी आपने ये जो आपने पूछा कि इफ़ेक्चुअल आस्क, कि इफ़ेक्चुअल आस्क है कि आपको मोटरसाइकिल नज़र आई, यार ये शाम को फारिग है, इनकी खड़ी हुई है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि यार ज़रा आपका भी हिस्सा डल जाएगा, यार हमारा एक वेंचर स्टार्ट हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों का भला हो रहा है और हम माशाल्लाह क्या ना बोरो योर मोटरसाइकिल। और उसके अलावा जो सेलिंग है ना जी, उसमें आपको चाहिए यकीन, अपने ऊपर फेथ चाहिए। तो आपकी चीज़ खालिस हो, शानदार हो, जानदार हो, तो फिर आप JNP अप्लाई करें, जाने ना पाए। और वो उसमें फिर शर्म या उसमें यू हैव टू गो ऑल आउट फॉर दैट JNP स्ट्रैटेजी कि जनाब आपने उसको ऑफ़र कर देनी है, डील क्लोज करना। तो JNP स्ट्रैटेजी की तरफ इस्तेलाह आई कि JNP लगा दें जनाब, यानी अब चीज़ें तैयार हैं और ये इससे रेलेवेंट हैं और वी विल गो ऑल आउट फॉर दिस।
तो इसी तरह जनाब हम और चीज़ें अगर देखते हैं तो माशाल्लाह हमारा जो क्विल्ट प्रिंसिपल है कि आपने मुआवन तलाश करना है जी, तो उसमें अरबी भी आ जाती है, तावन है जी, हम तावन करेंगे। और उसको वो एक मुन्ने मियां MBBS में वो एक जफी डालता है, तो हम कहते हैं जफी ऑफ कोलैबोरेशन, जफी। और उसमें वो कोलैबोरेटर्स, तो मुस्कुरा कर मिलना, स्माइल करना, हमदर्द और खैर ख्वाह सही मानों में बन जाना, तो उस मानों में जो जफी है तो वो क्विल्ट प्रिंसिपल की चीज़ें बन जाती। तो ऐसे ये इस्तिलाहात हैं जो हेल्प कर देती हैं चीज़ों को रिकॉल करने में और याद आने में। तो अल्लाह ताला से हम उसके लिए फिर हमने फिर मज़ाहिया चीज़ें भी इकट्ठी की हुई हैं। तो मेरे पास स्पेशल लेंस है, अमेरिका गया था तो एक ऐनक है, तो हम कहते हैं कि ये एक ऐनक है, एक दूसरे घोड़े वाली ऐनक है जो इस तरह लिमिटेड दिखाती है, वो कॉजल लेंस है। कॉजल लेंस है कि दूर की सोच है कि हमने वो करना है काम, वो वही करना है। तो एक इफेक्चुअल लेंस है, वो बड़ा है और वो करीब की चीज़ें ज़्यादा दिखाता है और वो उसमें फालतू चीज़ें दिखाता है और हमसायों की इर्द गिर्द की पड़ी हुई चीज़ें दिखा देता है। तो उन्हीं फालतू चीज़ों से बर्ड इन हैंड से कोई चीज़ें शक्ल में आए, तो इससे लेंस बना दी। इस तरह फिर हमारे पास एक जानवर है बीवर, उसका मैस्कॉट भी कभी कभी मैं पहन लेता हूँ। वो मैं बीवर जो है वो नुमाइंदा है, एक जानवर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। वो बीवर और मिसेस बीवर और बच्चे, इनको अल्लाह ने दांत दिए, दांत ग्रो करते हैं और जॉज हैं, दुम है, जॉज पाँव हाथों दुम से लकड़ियाँ काटते हैं और फिर डैम बनाते हैं। वो अल्लाह ताला खुद कहते हैं फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक, हाँ जी अल्लाह ताला, हाँ अफला यंजुरूना इलल इबिल, अरे उमैर हैव यू सीन द कैमल, आपने कैमल देखा, आपने परिंदा देखा। तो हम इसके ज़रिए नेचर के करीब भी कर रहे हैं। इफेक्चुएशन खुदा को डिस्कवर करना भी है, खुदा ताला की कुव्वत व कुदरत को देखने का तरीका है। अजीब बात यह है मेरे साहब, कॉजेशन जो है ना उसमें खुदा ताला को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं ना नहीं कह सकता, उसमें भी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इसके अंदर इम्कान बहुत बढ़ जाता है क्योंकि ना वो महय्युरुल अक़ूल चीज़ें पेश आना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं AWE, हालत हैरानी में आदमी चाहता है। जब आदमी हालत हैरानी में हो ना, वो आजिज़ी की कैफियत में भी चला जाता है। हालत हैरानी और आजिज़ी इंसान को ना सरेंडर करा देते हैं और फिर वो आदमी ना वो एहसास तशक्कुर में अल्लाह ताला के आगे झुकने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक अजीब चीज़ हमने पाई है और अक्सर ऐसे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। और माशाल्लाह, और गोरे जो हैं वो गॉड उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है और गॉड, और वो पुकार उठते हैं। यानी अभी एक अंग्रेज़ हैं, स्टुअर्ट उनका नाम है, तो वो PhD मैकेनिकल इंजीनियर है। तो वो उनसे किसी ने पूछा, स्टुअर्ट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टार्स, स्टार्स क्यों बनाए हैं? अब वो मैकेनिकल इंजीनियर है। वो कहता है, यू नो द पर्पस ऑफ स्टार्स इज टू ग्लोरीफाई गॉड ऑलमाइटी। और मैंने पाकिस्तानी से पूछा, क्या सर स्टार्स जो है ना वो नेविगेशन करवाते हैं, स्टार्स रास्ता दिखाते हैं, स्टार्स खूबसूरती हैं? बिल्कुल करते हैं और कुरान में मेंशन है। लेकिन कुरान में सबसे पहले मेंशन ये कि मेरी आयत है। तो ये गोरे ने ये बात कही, मेरे गोरे ने ये कहा कि स्टार्स ग्लोरीफाई गॉड ऑलमाइटी। तो ये जो इफेक्चुअल तरीका है इसमें ना अजीब है कि वो ये चीज़ें ना खुदा ताला की, क्योंकि वो जो अजीब व गरीब वाक़यात होनी है ना आपके बर्ड इन हैंड में, अफोर्डेबल लॉस लेमोनेड में, वो बहुत अनोखे तरीके से होने हैं और वो बार बार होने नहीं है। और जब भी होंगे अनोखे तरीके से होंगे। और फिर वो आदमी अगर थोड़ा सा भी समझदार होगा ना, वो पुकार उठेगा, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ मेरे रब आपने बगैर मकसद किसको पैदा नहीं किया, सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ मेरे अल्लाह मेरी और अमेज़िंग। हार्वर्ड का आर्टिकल है, न्योबार्ट एक साइंसदान ने लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स फील क्लोजर टू गॉड। यानी पुकार उठे, गोरा भी पुकार उठा, हार्वर्ड वाला भी, ये खुदा को पहचान लिया। माइल्स डेविस, वाशिंगटन DC में, अमेरिका में मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम किया। मैंने कहा इतना कहाँ से सीखा? उनका मैं इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप का तालिब इल्म हूँ। मैंने कहा ये क्या होती है?
उन्होंने कहा ये होती है इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप, ये होती है कि तुम्हारा यकीन हो कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है, ये तुम्हारा जान माल और वक्त तुम्हारा नहीं है, ये खुदा का है, तुम्हें एक अमानत के तौर पर दी गई है, ये अमानत है। नंबर 2, तुमने अल्लाह को राज़ी करना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रोल मॉडल हैं, तुम्हारी अहकामात की फहरिस्त कुरान और सुन्नत में है, और तुम्हारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। ये 5 चीज़ें होंगी तो उसको इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। मैंने कहा यार ये मुझे क्यों नहीं बताई किसी ने, यार मैं इधर लम्ज़ वालों को, IBA वालों को, कराची यूनिवर्सिटी वालों को, हाँ जी, तो इसलिए हम कहते हैं, कह रहे यूनिवर्सिटियों वालों, हाँ जी अपनी खैर बनाओ, क्योंकि हाँ जी एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ जी ये हमें गोरा से स्टुअर्ट सिखा रहा है, कभी माइल्स डेविस सिखा रहा है। तो ये हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारा ये विज़न है पाकिस्तान की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उनके उस्ताद कराम हाँ जी इस जुर्रत से इसको प्रमोट करें, आप दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया बनाएं, और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह सर। एक और चीज़ जो आपकी खासियत मुझे नज़र आई, क्योंकि जैसे मैंने बताया था इस पॉडकास्ट की थीम यही है कि मैं जानने वाले लोगों को ही ज़्यादातर इनवाइट करता हूँ और उनके अंदर जो खुसूसियात हैं मैं चाहता हूँ वो लोगों के सामने आए। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, और आपका जो अल्लाह ने एक एक्सपीरियंस करवाया कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी क्या नाम है ये कोर्सेज़ करवाए, नॉर्मल पढ़े लिखे लोगों को भी कोर्सेज़ करवाए। और जैसे आपने बताया था वो जो सिंध वाला प्रोजेक्ट है, उसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वो लोग जो स्कूल भी ना जा सके हों उनको भी आपने प्रोजेक्ट्स करवाए। और मैं ख़ुद भी बहुत अरसे से ये नोट कर रहा होता था कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो लोगों के जहन में अक्सर आता है भाई टेक्नोलॉजी होगी, कोई बहुत इनोवेटिव चीज़ें होंगी या AI होगी। लेकिन जब मैं इर्द गिर्द देखता था तो मुझे लगता था यार ये जो इतने सारे लोग हैं जो स्कूल नहीं गए या बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए, तो अल्लाह ने इनको भी तो रिज़्क देना है ना, और अल्लाह ने इनसे भी काम लेना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आपने एक्सपीरियंसेस से कि क्या ये लाजिम व मलजूम है टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें, या इनके बगैर भी काम हो जाता है। ऑब्वियसली इनसे फ़ायदा ज़रूर होता है। और नंबर 2 ये कि जब भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस की बात करते हैं तो वो ना बड़े बिज़नेस की बात करते हैं, तो फ़ौरन उनके जहन में गाड़ियाँ या इंडस्ट्री या बड़े ऑफिसेज आते हैं। तो क्या हम इसको प्रमोट कर रहे हैं इस माइंडसेट में, या हम ये कह रहे हैं कि भाई नहीं जो आप कर सकते हैं आप वो कर लें और रिस्क अच्छा कमाएं, कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे कमाना इज़ नॉट द ओनली फैक्टर टू जज के यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और नॉट। 2 सवाल, एक टेक्नोलॉजी और एक स्केलिंग। जी, तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ना जी वो इंसानी कैपेबिलिटी के मातहत होनी चाहिए, ठीक है। तो इकबाल कहते हैं ना कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। तो अगर अब हमने अक्सर ये देखा है कि जो हमारे सिस्टम्स बनाए गए हैं ना, IT सिस्टम्स, ERP सिस्टम्स, वो इंसान को बांधने के लिए बना दिए गए हैं, तो कैदी बन गए। तो हाजिरियाँ लगाते हैं, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो वो ना इंसान उस कैदी बन गया। तो वो उस कैदी में फिर कमांड एंड कंट्रोल वाला प्रॉब्लम आ जाता है, और उसके अंदर की क्रिएटिविटी, इम्कानात वो 30%। अगर आपने ये सिस्टम्स को आका बनाना है तो फिर फॉर श्योर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है 30, 40, 50% पे आई। तो आपको कोई ऐसा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बनाना है जो उनको गुलाम ना बनाए, उनको हेल्प करे। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसी ज़रा चीज़ें कम हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस्लामाबाद में हमने देखा माशाल्लाह सैयद अहमद साहब जो कंपनी है वो इस तरह टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया है। वो कहते हैं कि यार ये देखें मेरी भी फीडबैक दे रहे हैं, ये देखें मेरी फीडबैक कम आई है, कुछ ज़रूरत है CEO को फीडबैक दे यार, और ये बताया कि ये सैयद साहब ने हमें टाइम ही नहीं दिया। तो ये ज़रूरत और बेबाकी जिस कंपनी में होगी फिर 110 पे जाएगी प्रोडक्टिविटी। तो हम तो दूसरों पर पॉलिसीज़ HR का डिपार्टमेंट है, कहते होना नहीं चाहिए। HR का डिपार्टमेंट किस चीज़ का है? हाँ जी, तो ये तो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए फैसिलिटेट करने के लिए, और इनोवेशन होनी चाहिए, R&D करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस ये है कि वो फैसिलिटेटिव मोड में हो, इंसानों को कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल के लिए ना हो, उनकी सलाहियतों को ऑगमेंट करने के लिए हो,
तो दैट इज़ फाइन। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है या टेक्नोलॉजी से दूर है तो वो कुछ कर सकता है? वो जो टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ा हुआ, वो इस ज़माने में टेक्नोलॉजी के इंटरफेसेस इतने आसान आ गए हैं, तो वो मैट्रिक पास आदमी भी AI से इस्तेमाल फ़ायदा उठा सकता है। तो मेरा ख्याल है वो बैरियर भी टूट चुका है। वो आप को ट्रेन कर दें 2-4 हफ्ते में, महीने में, वो सीख सकते हैं। और जो दूसरा सवाल था वो था स्केलिंग। स्केलिंग लाजमी है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? जी, इसमें भी मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने हर एक को मुख्तलिफ मिजाज दिए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी किस्में हैं। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप भी है, जैसे हमारे माशाल्लाह शेख हाशिम साहब थे, एक सर्टन लाइफस्टाइल, वो कहते थे कि मतलब ही वाज स्केलिंग, इवन देन ही वाज स्केलिंग, बट वो एक सर्टन लाइफस्टाइल है जिसमें वो दावत का काम है, नेचुरल लाइफस्टाइल का स्टाइल है। तो वो एक सर्टन लेवल के बाद एब्स हैं इतनी बड़ी उम्र में, हाँ, तो वो फिर उन्होंने वो बेच दिया। सही। तो ये तो इसमें आई थिंक कि वो स्केल भी करना चाहिए। हमारे साहबा में भी बहुत बड़े पैमाने पर स्केलिंग थी, बाज़ ताजर थे। तो आई थिंक आपकी कैपेसिटी है, अपना बर्डिंग हैंड वक्त के साथ डेवलप होता है, तो फिर इस सलाहियत में इजाफा हो जाता है। तो उस सलाहियत में अगर तो यू आर एज गुड एज योर टीम मेंबर्स। अगर टीम मेंबर स्ट्रांग होते चले जाते हैं और फिर उसके नतीजे में ऐसे सिस्टम्स बना लेते हैं जहाँ पर इंसानी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा और उनसे उनकी रिकॉर्ड कीपिंग भी हो सके, तो ज़ाहिर है हमने उनको रिकॉर्ड भी रखना है, चीज़ों का हिसाब भी रखना है। तो उस तरह की चीज़ें भी बिल्कुल इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी दुनिया है। उसमें से अगर जूतों का कारखाना बनाना है, स्टील के बर्तनों का कारखाना बनाना है, तो वो छोटा एंटरप्रेन्योर शायद 50-100 बना सके, हमें शायद 10,000 बनाने पड़े, 50,000 बनाने पड़े। तो जैसे शीशे की इंडस्ट्री है, तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें तो मैस स्केल प्रोडक्शन होगी। तो उसमें गनी ग्लास है फॉर एग्जांपल, या टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स है, तो उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो अब बाज़ लोग जो हैं वो छोटा कारखाने का ग्लास लग ही नहीं सकेगा, सही। या वैसे मिनी स्टील मिल्स तो लग गई हैं, तो हो सकता लग भी जाए। तो हमें जो लेकिन लिमिट नहीं है कोई, अल्लाह ताला ने इंसानी सोच के ऊपर कोई लिमिट तो नहीं रखी हुई बेपनाह। तो जो लोग गौर करेंगे, टकराएंगे, इनोवेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके लिए इम्कानात खुलेंगे। तो उसकी अपर लिमिट नहीं है। तो उसमें बस यही है कि अगर आप चंद चीज़ों का ख्याल रख लें स्केल अप करते हुए, जैसे वो हमारे इंडियन कंपनी है एक, उसका नाम है ID फ्रेश। तो वो 4 लोग हैं, तीनों मैट्रिक पास हैं। तो जब कंपनी बड़ी हो गई, उन्होंने कज़न को जो MBA था ले लिया, और बड़ी हो गई, फिर आप पढ़े लिखे लोग ले लिए, स्केल अप करके पूरे मुल्क में फैल गए। तो वो कहते हैं कि हमारा जो काम है ना, लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारना हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा काम यह है कि इंसानों को खिदमत करना, और हमारा काम यह है कि हम पूरी दुनिया के इंसानों को ये बताना चाहते हैं कि बग़ैर सूद के और अल्लाह ताला को नाराज़ किए बगैर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बिज़नेस किया जा सकता है। तो हम इसके लिए कर रहे हैं। तो ये मेरे बिज़नेस करने की वजह ये है, वी वांट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू डेमोन्स्ट्रेट इट टू ह्यूमैनिटी। हाय हाय हाय, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक आला तरीन ज़ौक़ है, इस ज़ौक़ के साथ स्केल करना चाहिए, इस ज़ौक़ के साथ काम को इजाफा कर देना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट हलाल भी कमाएं आप, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये जिंदा जागता दावत बन जाए। तो टेक्सटाइल की शक्ल में शायद हमें बड़ा यूनिट जाना पड़े, ऑयल के अंदर तो बड़े यूनिट्स हमें स्केल करने पड़ते हैं। तो उसमें अगर इंसानों की खैर ख्वाही, उनकी ग्रोथ और कीमतों का मुनासिब होना, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स भी अप्लाई बिल्कुल होते हैं, इनको करते हुए किया जा सकते हैं। ठीक। और वो जो आपने इंडियन ये कंपनी ID फ्रेश, ये भी हार्वर्ड के इनके केस अवेलेबल है। ID फ्रेश, और 3 मुसलमान हैं, 4 मुसलमान हैं माशाल्लाह। अब ये देखें जनाब, 7-8 जमात पढ़े हुए, और IT AI क्वालिटी, ये कज़न है, उसको फिर बाद में कन्विंस करके ले आए, उसने MBA किया हुआ था। तो आपके सामने माशाल्लाह, यानी ये केस के अंदर लिखा हुआ है, केस के अंदर लिखा हुआ है कि हम इसलिए कारोबार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के इंसानों, और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जगह नहीं बिकेंगी जहाँ शराब रखी होगी, ये हमारी शर्त है।
तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, शारजा में हैं, दुबई में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मेरा जो इंडस्ट्री वाला है, शान वाला, खाने वाला, कॉस्मेटिक्स वाला, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाला, वो भी इन प्रोडक्ट्स के अंदर सच्चाई लाए, उनमें न्यूट्रिशन लाए, उसमें ऑर्गेनिक पन लाए, केमिकल की चीज़ें बाहर निकाले, इनकी पैकेजिंग में, इनके इस्तेमाल में। लेकिन रॉक्सन क्यूम्बी अमेरिका में होकर ये कहती है कि जो मेरी प्रोडक्ट्स है ना, मैं उसके ज़रिए से लोगों को नेचर के करीब ले जाना चाहती हूँ, वो मसनूई ज़िंदगी से निकल कर नेचुरल ज़िंदगी भर लाएँ। तो मेरा ताजर भी ये नियत कर लेना अपने कारोबार के ज़रिए से, इस स्केल अप के ज़रिए से, इसके ज़रिए से मैं इनको सेहतमंद, नेचुरल, ऑर्गेनिक, खुदा की तरफ, खुदा परस्ती। चिका-फिल कंपनी है ना, अमेरिकन कंपनी, जो KFC के मुकाबले में है, वो ये कहती है कि हमारा कंपनी जो है, हमारी कंपनी इतवार को बंद रहा करेगी, क्योंकि एक दिन खुदा के लिए। तो फास्ट फूड कंपनी इतवार को बंद होगी, क्या मतलब है इसका? नुकसान करेंगे ना, अरबों का नुकसान करेंगे। वो कहते हैं हमारा नुकसान नहीं है, ये अल्लाह ताला हमें बरकत देता है। केस पढ़ लें, हार्वर्ड ने लिखा हुआ। और हमारी कंपनी में जिसको हम इंटरव्यू करते हैं, उससे हल्फ लेते हैं कि वो नाइट क्लब में नहीं स्पेंड करना टाइम उसने। और हमारे जो जिस बंदे को हम हायर करते हैं, हम उसको ये कहते हैं कि आपने LGBT और ये इन लोगों से कतई ताल्लुकी का ऐलान करो, फिर हम लेंगे आपको। तो अमेरिका में रहते हुए आप ऐसे टीम बना रहे हैं, तो यही तो मैं कह रहे हैं ना कि हमारी टीम ही ठीक नहीं है। मैंने जो मेरे जो SME ने, कॉर्पोरेशंस ने जो अपने बंदे टीम रखी हुई है, क्या वो हम मकसद हैं? क्या वो क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं? क्या वो किसी आला नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं? तो उनको तो फिक्र ही नहीं है। तो वो तो 30-40% से आगे यूज ही नहीं होगा। वो आपने मुकाबला तो तब करेंगे जर्मन का, चाइना का, जब आपको हर बंदा 120% यूज हो रहा है, फिर मुकाबला कर सकेंगे आप 30% पर कैसे मुकाबला करेंगे? उनका दिमाग, क्रिएटिविटी, इज्तिमाइयत यूज ही नहीं हो पा रही। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी इन जवानों को मेरी याह सहर दे, हाँ जी, और ये हर शोबे में चाहिए, स्कूल, कॉलेज, पुलिस के, इलेक्ट्रिक, तो हर जगह पे ये चाहिए। तो इस दुआ के साथ हमारे मदरसों के, हैं जी, उठा मैं मदरसा व खानका से गमनाक, उठा मैं मदरसा व खानका से गमनाक। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं दोनों जगह गया था, लेकिन जी ना मोहब्बत, ना मारफत, ना निगाह, एक चीज़ भूल गया हूँ बीच में, मोहब्बत भी नहीं है, मारफत, इससे खुदा का तारुफ ही नहीं हो रहा। यानी मैं, ये पानी है ना, वाटर की बोतल, रोज़ा है तो पानी की बोतल, स्टूअर्ट कहते हैं कि पानी जो है ना, ये तो खुदा का मोज़िज़ा है। मैंने कहा ये मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? मुझे तबलीग वालों ने भी नहीं बताया, मुझे मौदूदी साहब ने भी नहीं बताया, मतलब बताया होगा शायद मैं ना समझाऊँ, फिज़िक्स वालों ने भी नहीं बताया, यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं बताया। उसने कहा पानी को फ्रीज़ करें ना, पानी को फ्रीज़ करें तो फ्रीज़ ऊपर से नीचे से नहीं होता, ऊपर से शुरू होता है। बाकी लिक्विड्स नीचे से फ्रीज होते हैं, पानी वाहिद लिक्विड है जो ऊपर से फ्रीज होता है। तो ये अल्लाह ने इसको स्पेशली कहा हुआ है। अगर ये पानी नीचे से फ्रीज होता तो समुद्रों की मछलियां मर जाती। तो पानी एक मिरेकल है, मैं एक मिरेकल हूँ। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो तो ये असल में बताऊँ, ये सेंस ऑफ ऑ में ले जाने का टूल है, हालत हैरानी में ले जाना, ताकि मैं खुदाए जुल जलाल के आगे सरेंडर कर जाऊँ। वल्लज़ीना जाहदू, जो लोग जद्दोजहद करते हैं हम उनके लिए रास्ता निकाल देते हैं। तो ये जो ना जी, ये जो कमाना है, ये तो अपनी मोहताजगी से निकलना है। और ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक ठाक अमीर थे, साहिब हैसियत थे और ताजिर थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी के बाद तो 2 मंजिला मकान में रहते थे और बड़े क्रिएटिव थे। 23 सालों में उनकी ज़िंदगी सरापा एक्शन है। उन क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, जिद्दत में, मशवरा में, इनोवेशन की इंतहा देखें, खंदक खोद दी यार, यानी रेगिस्तान में खंदक खोद दी गई यार। हर जगह इनोवेशन, यानी लेमोनेड प्रिंसिपल, हर जगह पर सरप्राइजेज मिले, हर जगह पर सरप्राइजेज हैं। वो मशवरा, सरप्राइजेज, क्रिएटिविटी, मुस्कुराहट, यानी बहुत तेजी से एक्शन लेते थे, फौरन, पता भी नहीं चलने दिया। यानी फतह मक्का में
उन लश्कर को तैयार किया, कोई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो वो जो गुर्बत और फाके की ज़िंदगी जो गुजरी है वो एक्चुअली वो मिशन का हिस्सा था। वो मुहाजिर कैंप था एक्चुअली। मदीना मुनव्वरा एक मुहाजिर कैंप था। तो मुहाजिर कैंप में तो पानी भी नहीं होता, चीज़ें भी नहीं होती, तो उसमें जो चीज़ें आती थी वो सहाबा को, मुहाजिरीन इंसार को मिलती थी। आखिर में चीज़ें बच कर थोड़ी सी एक आध गजर घर पहुंच गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था वो आखिर में फाका बर्दाश्त करता था। तो उस तरह नहीं था कि वो या मतलब वो सुस्त है या वो सलाहियत नहीं है। ना, he was the most creative person, the most intelligent person, most बाबरकत person, most visionary person। ये मतलब हमें दुख ये है कि ये सीरत का ये पहलू ये हमारे सामने नहीं आ पाया। क्या ख्याल है? ये मैंने अभी रिसेंटली पूरा हफ्ता लगाया है और वो एक ऐसी किताब इंग्लिश में पढ़ी है जिसने मैं उल्टा के रख दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके से वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह की गायबी मदद थी और ये तकलीफ़ें भी उठाई हैं। खंदक में उनका यहाँ पर कड़ियाँ अंदर चली गई और तलवार जो मारी तो टकराते हुए यहाँ कंधे पर कई हफ्ते दर्द होती रही, दांत टूट गया, बहुत मुशक्क़त उठाई है, बहुत तकलीफ उठाई है। और तो लेकिन ये कि वो हर वक्त क्रिएटिविटी, दावत का काम और दो टोक थे, यानी बेखौफ थे, दो टोक थे। और तो ये हमें ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की के लिए जो है ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमाल की हस्तियाँ हैं। दे आर आवर रियल मॉडल्स एक्चुअली। हाँ जी, तो ये अल्लाह ताला हमें इनसे सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। सर वो किताब का नाम? मोहम्मद इन इंग्लिश में है, मोहम्मद द लाइट ऑफ यूनिवर्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लाइट ऑफ द यूनिवर्स। यानी मैंने वो पढ़नी शुरू की, 58 साल कम हो गए हैं। मैं परेशान हूँ कि यार ये मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम को भी हम जज्बाती चीज़ों से जान रहे हैं। हाँ जी, वो उनकी बच्चा फौत हो रहा है उनके, यानी कोई 10 दिन शायद ना गुजरे हों जिसमें कोई एंग्जाइटी, टेंशन और एडवेंचर की कैफियत ना हो। फौत हो गई, डेथ हो गई बचपन में, वालदा के अब्बू का इंतकाल हो गया, पहले अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर दादा का इंतकाल हो गया, चचा का इंतकाल हो गया, सरापा चैलेंज है। यानी वही मिलती है, वहाँ आते हैं, घर आते हैं तो हज़रत खदीजा को बताते हैं और फिर दोनों मियाँ बीवी मिलकर वज़ू करते हैं। वहाँ पर ये हज़रत अली अब्दुल्ला की एज के होते हैं और एक उनके जो ग़ुलाम होते हैं हज़रत ज़ैद गालिबन 10 साल के, वो हैरत से देखते हैं ये क्या हो रहा है आज, वो भी फ़ौरन वज़ू करते हैं। तो ये हज़रत, वो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल के एज में 60 साल वाला विज़डम अल्लाह ने दिया हुआ था, फिर बहादुरी उनकी। तो ये चीज़ें जो है ना वो गालिबन आई डोंट नो, हमने सीरत की किताबें पढ़ी हैं लेकिन समहाउ या तो हम खुद ही सही नहीं पढ़ सके शायद, लेकिन इंग्लिश में पढ़ी, ये बहुत ज़बरदस्त है। आई वुड रिकमेंड टू रीड द लाइट ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात की रोशनी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह सर। सर आपके जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जो 4 जहदों पे आप काम कर रहे हैं, नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में एक चेंज आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, नंबर 2 असातिज़ा में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, नंबर 3 SMEs बेहतर हो जाए, नंबर 4 कंपनीज़ में भी ये प्रोजेक्ट्स जो है ना वो चल सके। तो मैं ये चाहूँगा बस अब आप बताएं कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से आपके साथ एंगेज हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको रज़ा खैर। असल में तो नहीं, हम तो छोटे से हैं, अल्लाह ताला ऐसे हज़ारों लाखों अफराद तैयार हो रहे हैं जो हमसे बेहतर हों और बेहतर हैं यकीनन। तो ये जो भी मिला ये भी अल्लाह ताला ही का है। अल्लाह इसमें इखलास दे, इसमें प्योरिटी दे, इसमें इसको बेहतर कर दे। तो मेरा पहुंचने का तरीका ये है कि डॉक्टर शाहिद कुरैशी के नाम से वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, और ये तो सर अल्लाह ताला की चीज़ें जिसमें जितने लोग तैयार हो जाएं और हमारा सदका जारिया अल्लाह ने अगर रखा हुआ तो बन जाए तो हमें लालच होगा। और फॉर्मल, चूँकि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि चीज़ें सीखने से आती हैं, आपको साल की मुशक्क़त एक रियाज़त करनी पड़ती है।
तो उस सिलसिले में फैसिलिटेट करने के लिए एक तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 300 के करीब हैं इस वक्त, और वो पड़ी हुई हैं और वो देख लें। उसकी एक तरतीब है, वो भी हम डाल देंगे, अगर वो मुझसे रब्ता कर लें मेरी वेबसाइट के ज़रिए। एक तरतीब मिल जाए तो वो 50 वीडियोज़ एक तरतीब से देख लें, उर्दू में हो या इंग्लिश में। ये तो हम आमतुन्नास के लिए। अब चूँकि फिर हमारी एक टीम है, अगर कोई आदमी, कोई मर्द खातून इसको फॉर्मली सीखना चाहता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को, तो हमारा हर 2-3 महीने के बाद एक कोर्स शुरू होता है, ग्लोबल सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके अंदर 60-70 लोग हम काफ़िला बन के चलते हैं। उसमें एज लिमिट कोई नहीं है, और 5 साल से लेकर 100 साल तक का आदमी, दादा दादी, अम्मी अबू, बहन भाई, लम्स, IBA, PhD, मैट्रिक पास, उर्दू ना पढ़ने वाला, सब आ सकते हैं। उसके 2 बैचेस होते हैं, एक इंग्लिश एक उर्दू, तो दोनों किसी एक में आ सकते हैं। और उसमें बस अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हफ्ते में 3 घंटे और बुध के दिन 2 घंटे, तो 5 घंटे तकरीबन हफ्ते में। और फिर बाद में ग्रुप्स बन जाते हैं, और हर आदमी इन इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में स्कूल कॉलेज की हैसियत, टीचर की हैसियत से, कारोबारी की हैसियत से, बिजनेसमैन की हैसियत से उन रूल्स को अप्लाई करे। और उसमें नेटवर्किंग हो जाती है। उसमें मेरे साथ कोई इंटरनेशनल मावन आ जाते हैं, चिली से, अमेरिका से, यूरोप से, जर्मनी से, ऐसे टीचर्स जो हमारे विजन के साथ अटैच, यानी हम विजन हैं, और कुछ नॉन मुस्लिम भी हैं, लेकिन वो माशाल्लाह खुदा को बहुत मानने वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो साथ आ जाते हैं। तो इस तरह वो 3-4 महीने में आपको हैंड होल्डिंग मिल जाती है, कोचिंग की शक्ल बन जाती है, मेंटरिंग की शक्ल बन जाती है। इसके थोड़े से एडवांस वर्जन हैं, अगर आप सिंपल कोर्स कर लें, या अगला प्रीमियर वर्जन है जिसमें आपको कुछ आवर्स कोचिंग के भी मिल जाते हैं। तो फिर आप बाकी दुनिया आपके लिए खुली है। उस 50-60 लोगों में दोस्ती हो जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है, पिछले बैच के लोगों से दोस्ती हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है, तो इसमें यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी आ सकते हैं। और फिर तीसरा तरीका ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एज ए 2-3-4 घंटे की वर्कशॉप वॉलंटियर भी करा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो 2-3 दिन की वर्कशॉप कॉर्पोरेट लेवल की भी हो सकती है। इसी तरह फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं, SMEs हैं, उनके लिए 2 दिन की ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग ऐसे होती है, हम इकट्ठे नहीं कराते। हम उनको फॉर एग्जांपल एक सैटरडे करा दिया, फ्राइडे सैटरडे, फिर 2 हफ्ते बाद, ताकि जो लर्निंग है वो अप्लाई करें। तो इस तरह 4-5-6 हफ्ते तक इंटरवेंशंस होती रहे। तो इसके भी ये भी ऑप्शंस होती हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो SMEs जो बड़े इदारे हैं, उनके लोगों की जहन साजी की जा सके। तो इस तरह की मुख्तलिफ शक्लें हैं। उस्ताद कराम के लिए कोई वॉलंटियर सेशंस भी हो जाते हैं, मदरसों के लिए, उलमाए कराम के लिए। तो जहाँ मौका मिले, मैं और मेरे साथ प्रोफेसर्स पाकिस्तान से भी इकट्ठे हो गए, और बलूचिस्तान में हों, पेशावर में हों। तो हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे लोग भी तैयार हो जाएं, और अमैर साहब भी माशाल्लाह कोशिश में हैं, अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए। और इस तरह और भी हमारे साथी हैं, इमरान मोहम्मद हैं, और इसी तरह लाहौर में हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, फैसलाबाद में। तो जितने भी टीचर्स हैं वो अपने अपने दायरे में, मेरा ख्याल है कोई 10,000 से ज़्यादा टीचर्स ने की है, तो मुख्तलिफ शक्लों में कर रहे हैं। अब अल्लाह ने हर एक को ज़ौक़ डिफरेंट दिया है। तो मैं उमैर नहीं बन सकता, उमैर शाहिद नहीं बन सकता, लेकिन हर एक का ज़ौक़ डिफरेंट है, और यही खुदा की किबरियाई है। अपने ज़ौक़ बटन हैंड को देख के, पर्दा चेहरे से उठा, पर्दा चेहरे से उठा, अंजुम नाराई कर, चश्मे महरो माहो नजम को तमाशाई कर। इकबाल कह रहे हैं अपनी सलाहियतों पर से पर्दा उठा, इनको बाहर निकाल, सूरज को, चांद को और सितारों को बता कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, और मैं दुनिया में खिदमत के लिए आया हूँ, और मैं अल्लाह की दी हुई निशानियों को बाहर निकाल कर रुखसत होना चाहता हूँ, सदका जारिया बनाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आपके तमाम मकासद में कामयाब फरमाए। आप लोग भी जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी और इम्पैक्टफुल गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर।